अस्सलाम वालेकुम उसामा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसे चाल हैं? है? ऑल गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा से मेरा वास्ता पर्सनली तो बहुत कम रहा है, ऑनलाइन हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उसामा, मैं चाहूँगा अपने आप को तुम खुद इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्टोरी टेलिंग जब भी बात आती है उसामा मेरे जहन में ज़रूर आता है। तो उसामा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर, क्योंकि मैं आपका कंटेंट बहुत अरसे से देख रहा हूँ। थैंक्स मैन। और यूट्यूब का कंटेंट आई थिंक 2-3 साल से काफ़ी अर्स मतलब होता है ना, एक फिट हो गया है। इनफैक्ट मैं और मेरी बेगम 7 पॉडकास्ट सुनते हैं, और स्पेशली उस टाइम पे जब हम कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे घर में होता है ना, बर्तन ठीक कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अमेजिंग कंटेंट। उसामा, मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर कहता हूँ, और कहानी सुनना का शौक़ मुझे आज से नहीं, बचपन से था। और बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, मैंने 2005 और 4 में एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाई। तो एक किरदार मिला था मुझे 2005 में, जिसमें मुझे एक एबनॉर्मल बच्चा बनना था। अब मैं खुद 9-10 साल का था, समर्स की छुट्टियां थी, और उसका इंसेंटिव ये था कि नानी के घर ज़्यादा आने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे कज़न्स को फिल्म्स का बहुत शौक था। एंड उसमें आज के दौर के बड़े फिल्म मेकर्स भी इन्वॉल्व थे, वो उस टाइम पे इतने बड़े नहीं थे। सो हम फिल्म में चले गए। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग को बहुत क्लोजली नोटिस किया। आई वॉज एन एबनॉर्मल चाइल्ड उस टाइम पे। और उसमें एक चीज़ ये थी कि मेरी अम्मी भी उसका एक किरदार बनी थी। तो उससे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट फील होना शुरू हुआ उस टाइम पे। आई वॉज 9। फिर मैंने वो एक्टिंग की, एंड पूरा वो प्रोसेस था एबनॉर्मल बनने का। वो स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। एक बच्ची है जो कि क्रिश्चियन है, उसके बहुत स्टीरियोटाइप से गुजरी, उसका भाई एबनॉर्मल है, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, तो वो उसके ऊपर दिखाया था। फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेज, बट उससे ये हुआ कि मैं फिल्म और स्टोरी टेलिंग अंदर आ गया। आफ्टर 2 or 3 years, माई जो कज़न्स, पूरे एक हमारा कज़न्स का सीन था, दे शिफ्टेड टू मलेशिया फॉर दिस O-level स्टडीज़। एंड दिस इज़ वेयर आई फेल्ट कि कुछ कमी महसूस हो रही है। नानी के घर जाने का मकसद ख़त्म हो रहा है। सारे बड़े कज़न्स चले गए थे, एंड इट वाज जस्ट लाइक मैं उनमें बड़ा रह गया था, एंड आई वाज 12 or 11। so हमने कहा यार कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग। तो हम लोग ओके, सो वी फेल्ट कि हमें कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने ऐसी एक जर्नल था, उससे पेज निकाला, स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, और कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर प्लान आउट किया। उस टाइम पे आई डोंट थिंक कोई ऐसी बड़ी चीज़ चल रही थी। दी ओनली इंस्पिरेशन वी हैड वाज खुदा के लिए। सो कुछ ही माइंड में नहीं था, बोल भी नहीं आई थी। सो हमने शुरू किया, और हमने अपनी प्रोडक्शन का नाम रखा बच्चा पार्टी प्रोडक्शंस। सो ये मेरी पहचान की सबसे पहली सीडी थी, बच्चा पार्टी प्रोडक्शंस। और हमने सोचा यही था कि हम फिल्म्स बनाएंगे which will be about this. I was a director, editor, cameraman, every single thing. Windows Movie Maker इस्तेमाल करते थे, छोटा डिजिटल कैमरा था, और 7-6 मेगापिक्सल का, और ट्राइपॉड का उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं बुक्स के ऊपर कैमरा रखता था। So that happened for a very long time. I made films from digital to handy to DSLR to every professional aspect. हम लोगों ने फिल्में बनाई, फिर हम लम्ब्स भी सेलेक्ट हुआ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर हुआ ये कि 2014 या 15 में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुआ। और जब वो बैन हुआ, सो वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई मेड वाज ऑन शाहिद अफरीदी। ये बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद की बात है कि मैंने अफरीदी के सारे इंटरव्यूज़ लिए। आज के दौर में उसको रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। हमने वो उसके इंटरव्यूज़ देखे, और हमें ऐसा लगा कि हमें शाहिद अफरीदी के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। खुद मैं अफरीदी बना, वही सारा इक्विपमेंट किया, क्रिकेट का शौक़ था, और वो वीडियो एकदम यूट्यूब पे वायरल होना शुरू हो गई। 2000, 4000, 10,000, 12,000। हमारे लिए तो वो बहुत सा, क्योंकि हमारे में 100 व्यूज़ भी नहीं आते थे, और ये 2011-12 की बात है। तो करते कराते वो 30,000 तक पहुंच गया, और लोगों ने वाकई उसमें इंगेजमेंट में लिखा था कि अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था। उनके बड़े भाई को भी दिखाया था, तारिक अफरीदी। एंड करते कराते जब यूट्यूब बैन हो गया ना, तो उससे एक बहुत बैकलैश हो गया। वो जो ग्रोथ थी वो रुक गई, और आई थिंक 4-5 साल यूट्यूब बंद रहा। हमने फिल्म ज़रूर बनाई, बट वो मज़ा नहीं आया। सो दैट्स हाउ आई थिंक वो फिल्म मेकिंग जर्नी। और फिर फिल्म मेकिंग में छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नोट करना स्टार्ट कर लें। जिसमें फॉर एग्जांपल कोई कैसे बैठा हुआ है, क्या बात कर रहा है, जैसे हाथ हिलाने वाली चीज़ भी मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट की। स्टोरी के कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, सारा कहानी तो बहुत बाद में आती है, पहले कैरेक्टर आएगा। तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर बुक्स भी, फिर मूवीज़ भी, सीरीज़ भी। और मैं अक्सर बुक्स पूरी कंप्लीट नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में फिल्म चलना शुरू हो जाती थी उसकी। सो दैट्स अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ हाउ इट स्टार्टेड।
तो तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह का क्या सीन है? सो मैं क्योंकि मैं कराची बेस्ड था, मैं कराची में जो हूँ वो क्लास 8 तक रहा। और फिर हम अब्बा जो है हमारे इस्लामाबाद ले आए हमें, तो वो उसकी एक अलग स्टोरी है। बट ये कि जब मैं इस्लामाबाद आया, सो मुझे जैसे सब कन्वेंशनली मेट्रो इंजीनियरिंग और ये वाली साइड पे होता है, बट देयर वाज दिस थिंग कि यार कुछ अलग करना है। मुझे नहीं समझ आता था कि क्या करना है। जैसे आज के बच्चे को भी यही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा होगा जो दुनिया को हिला देगा। दैट वाज माय नीश। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत क्लोज बाय लगा। लेकिन मुझे फिर जब मैं पेपर देने बैठा हुआ था नास्ट का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं गड़बड़ कर दी है, गलत जगह आ गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि साइकोलॉजी इज़ समथिंग जो कि मुझे बहुत क्लोज बाय रिलेट करती है, बिकॉज मीडिया में अम्मा अब्बा जाने नहीं देंगे, और साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं मीडिया को टच इन कर लेते हैं। और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये था कि मेरी काफ़ी सारी फिल्में साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। जैसे मैं स्किज़ोफ्रेनिया पे ऊपर काम थोड़ा बहुत कर चुका था, बाइपोलैरिटी के ऊपर कर चुका था, और ये मैं प्री OA लेवल्स की बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है, सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स थे। तो मेरा BS साइकोलॉजी में है 4 साल का, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में अपनी ज़्यादा काम रखा था। फिर उसके बाद आई प्रैक्टिस फॉर 2 years ऑलमोस्ट क्लिनिकल साइड पे। बट उससे मुझे एहसास हुआ कि हम प्राइवेटली तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम माशरे को बेहतर करना है ना, तो मसले को हल करना पड़ेगा। जैसे हर बंदा, मुझे ऐसा लगता था अपनी 2 साल की प्लानिंग में, हर बंदा एक ही मसला कह रहा है और वो है हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये तो बहुत ग्लोबल मसला है, राइट? और हर बंदा यही बात कह रहा है। और फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो कोविड में एक बात बहुत हिट की कि हर बंदा इसी प्रॉब्लम से आ रहा है। तो कोविड और ये वाली चीज़ ऐसे हिट की कि हम लोग को जब कोविड हुआ था, ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड हुआ तो हम सब ने वैक्सीन लगाए, मास्क लगाया, डिस्पाइट कि हमें इलनेस हुई या ना हुई हो, राइट? तो अगर हम लोग अपने वेलनेस का मास्क हर वक्त लगा के रहें तो हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स कम फील होंगे, राइट? सो अगर वो वेलनेस के सिम्टम्स हमें चाहिए तो उसके लिए हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, हमें एम्पैथी लानी पड़ेगी। और दिस इज़ वेयर आई जम्प्ड इनटू मीडिया। लाइक मेरी जॉब ही मीडिया की तरफ अपनी लेके चला गया, एंड ऑल्सो स्टार्टेड बुलंद एज वेल। सो फिर मेरा मास्टर्स जो है वो मीडिया कम्युनिकेशंस में है, और अभी तक PhD नहीं किया है। अच्छा, जबरदस्त। ओके, तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड बुलंद? हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? ओके, सो बुलंद, जैसे मैंने बच्चा पार्टी का बताया, तो बच्चा पार्टी जब ख़त्म होने लगा था तो हम लोगों ने एक नई कॉ प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, बियॉन्ड परफेक्ट पाकिस्तान फिल्म्स। बट इट वाज लाइक यार मज़ा नहीं आ रहा, नाम में बात ही नहीं है वो वाली। सो जब थोड़ा सा अर्सा गुजरा, सो अगेन फिल्म्स बना रहे थे, अच्छी फिल्म्स बना रहे थे, बट लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी। दूसरा वो जो होता है ना, उसका इम्पैक्ट का नहीं पता चल रहा था। एंड ऑल्सो आई वॉज साइमल्टेनियसली, एक तो साइकोलॉजी चल रही है, दूसरा मैं 4th 5th सेमेस्टर में होऊंगा, दूसरा आई वॉज मोर इनटू रीडिंग एंड राइटिंग, पोइट्रीज और ये वो वाला सीन था। और मेरा अपना जो इंस्टाग्राम का आज मेरी प्रोफाइल है वो एक बहुत एनोनिमस पेज था, उसमें मैं बहुत छुपके से पोइट्रीज डालता था। जब वो वाला डालना शुरू हुआ तो मुझे एक तो था कि नहीं, इसको खोलना है, इसको खोलना है। दूसरा, जब फिल्म्स वाला एस्पेक्ट ख़त्म हो गया और मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया जिसमें आप शीरीन नकवी की अक्सर बात करती है, तो जो उनकी कॉन्फ्रेंस है मैं उसमें गया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आपका जो ब्रांड होता है ना, वो आपको 1 word में आपको पूरा डिफाइन कर देता है। तो मैंने तो अपना देखा, मैंने कहा मेरा ब्रांड तो नहीं लग रहा, तो मैंने 3 वर्ड्स देखे, बियॉन्ड परफेक्ट पाकिस्तान। मैंने कहा इसमें से 3 में से 2 नाम तो हटने चाहिए। तो पाकिस्तान हटा दिया, फिल्म हटा दिया, तो बचा बियॉन्ड का मैं सोचता रहा। और मैं वहीं कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुझे ऐसा लगा कि एक होता है ना जहनी ऊपर से कोई स्पिरिचुअली एक आई है, और उसमें मुझे हुआ इसको उर्दू में करते हैं, तो एक सी आया बुलंद। अब बुलंद का मेटाफोरिकली इकबाल से बहुत ताल्लुक है, खुद ही को कर बुलंद। और दूसरा ये था कि हर चीज़ में बुलंद का एक बहुत पाकिस्तानी लैंग्वेज में इस्तेमाल है, राइज वाली अप्रोच भी है। तो जब मैं वापस आया उस कॉन्फ्रेंस से, तो आई एक्चुअली फेल्ट कि हमें बुलंद फिल्म्स के नाम से काम करना चाहिए। हमने कोई 6-8 महीने काम किया फिल्म्स में, फिल्म्स हमारी अच्छी चल रही थी, बट अगेन कोविड की दूसरी ले रही, और जब उस पर लगा यार कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमने कहा ओके, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट आवर न्यू इनिशिएटिव, एंड दैट वाज बुलंद कहानी। सो बुलंद कहानी वाज ऑल अबाउट कि हम माइक देंगे, स्टोरी टेलिंग का एक प्रॉपर एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि लोग सुनना कितना चाहते हैं। एंड दी आयरनी वाज कि जो पेशेंट्स मैंने अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में देखे थे, वो उनको उनके जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं था।
बट वो लोग भी उस इवेंट में आए हुए थे। अच्छा। और उन्होंने मैसिव अवाम के सामने, मैसिव तो नहीं थी, 25-30 लोगों के सामने, दे क्राइड एंड दे फेल्ट बेटर। तो एक अप्रोच ये तो आई कि सिर्फ शायरी करना, कोई गाना सुना देना स्टेज पे आके डजंट रिजॉल्व प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो अबाउट क्राइंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। सो हम लोगों ने पहला अपना वो जो इवेंट बुलंद कहानी का इस्लामाबाद में कराया 2021 में, एंड वी एक्चुअली रियलाइज कि इसकी कुछ ना कुछ अप्रोच है। लोग कहानियाँ सुना रहे थे, इट वॉज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। मेरी इंस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट था। टेप पटेल इज समवन जिसको मैं बहुत देखता था, कम्यून बहुत एक फेमस है इंडिया का, और उसमें उन लोगों का बहुत पोएटिक वे में होता था। बट मुझे होता था कि स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज में बहुत फ़र्क होता है। स्टोरी टेलिंग इज़ मोर अबाउट वेरी स्ट्रक्चर्ड, हुक होगा, करेक्टर बिल्ड होगा, बट स्टोरीज इज़ जस्ट रैंडम पर्सन शेयरिंग ए स्टोरी। एक ये एस्पेक्ट था। तीसरा ये एस्पेक्ट था कि मुझे हमेशा से बहुत नॉस्टैल्जिया लगता था, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत कम था बुक्स और सुनता बहुत ज़्यादा था। तो जब दादी बताती थी ना, तो हम सारे बैठ के उनकी कहानियाँ सुनते थे, एंड आई कुड इमेजिन इट, आज़ादी में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ था। आई वुड आस्क क्वेश्चंस कि फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा एक माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग ये सुनने के लिए और कहानियाँ सुने। फिर 1 कराया, 2 कराया, अब हमारे बहुत इवेंट्स हो चुके हैं, विल टॉक अबाउट इट। बट बुलंद कहानी की शुरुआत ऐसी हुई, और बुलंद कहानी से फिर हमें फील होने लगा कि बहुत सारे लोगों ने विदाउट स्ट्रक्चर वाला प्लेटफॉर्म ढूंढना है, क्योंकि जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कोई क्रिएटर बहुत बड़ा है, उसके पास एक बहुत बड़ी रीजन होती है शेयर करने के लिए। बट एक सादा सा बच्चा जिसके पास कभी उसने कहीं शेयर नहीं किया हुआ, उसके लिए इट्स अ बिग थिंग। तो दैट इज़ हाउ बुलंद कहानी का केम इन। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि जो ख़ास तौर पे अगर सोशल मीडिया का ब्रांड किसी का नहीं भी है और वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई हैव ऑल्सो सीन दैट, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। मेरे पास तो छोटी मोटी ऑडियंस थी, तो जो छोटी मोटी रीच मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि हाँ यार, लोग, और वो बिल्कुल एक नया एस्पेक्ट था मेरी पर्सनालिटी का, जो मैंने बुलंद कहानी पे कहानी सुनाई थी द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम आउट। और वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आप यकीन करो, मैं जब एंटर हुआ था, मैंने कहा क्या, मैं सोचा था कुछ सेल्स और मार्केटिंग के बारे में कुछ सुनाऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने क्राउड अच्छा है, तो मैंने कहा यार ये सुनानी चाहिए। तो हाउ माई फादर एक्चुअली एक्सेप्टेड माई वुड बी वाइफ और ये वगैरह चीज़ें। बट लोगों ने देखा, कितने लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि यार वी हैव बिन गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, हमें एक लड़की पसंद है, हम किस तरह अब्बा से बात करें। तो उसमें एक एस्पेक्ट ये था कि यार मैंने इतने सारे वादे कर लिए थे अपने अब्बा से कि वो तो अब कहते हैं ना, कोई यू टर्न नहीं था। उसके बाद अब्बा को इतनी गारंटीज दे दी कि उसके बाद लाइफ में जितनी भी चीज़ें की, वो अल्लाह का शुक्र है, वो ऑटोमेटिकली इसलिए की, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार अब्बा से बहुत सारे वादे किए हुए, ये तो कर दिया अब्बा ने, जिंदगी सीधी कर दी, लेकिन वो अब बेहतर करना है। तो वो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लोगों ने देखा, फिर मैंने एक सेल्स की स्टोरी भी सुनाई थी उसमें, फिर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले बहुत मसले में बात करता हूँ, मैंने उसको बड़ा खुल के बताया। इनफैक्ट मेरे अब्बा ने भी कहा कि मैंने वो देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और तुझे स्टोरी सुनानी आती है यार। तो मैंने कहा अब्बा ने भी सुना, जबकि मैंने उसमें बात की थी कि अम्मा अब्बा से मैंने किस तरह बेसिकली हम सेपरेट हुए, सब कुछ हुआ। तो इट्स एन एक्सेप्टेबिलिटी कि आप किस तरह बैलेंस स्ट्राइक करते हो। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि तुम वो वाली बात में अग्री करूँगा, स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टोरीज तो सबके पास है, बहुत दफ़ा बहुत बेहतरीन स्टोरीज भी फ्लैट हो जाती हैं अगर आपका स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल। और आपका स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो और स्टोरी बेकार हो, फिर भी क्लिक कर जाती हैं चीज़ें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी बात को बहुत ग्रैंडियोस कर देते हो। तो तुमने क्या फ्रेमवर्क सीखे हैं ऑल अक्रॉस योर लाइफ स्पैन, जिसमें तुम्हारे एकेडमिक्स भी हैं, तुम्हारा फिल्मिंग करियर भी है, कैरेक्टर बिल्डिंग भी है, फिर लोगों को तुमने देखा हो कि यार इतनी ज़बरदस्त स्टोरी इसने सुनाई है, अगर इसको इस तरह सुनाया जाता, ये फ्रेमवर्क पुट किया जाता, क्योंकि फ्रेमवर्क्स की बड़ी बात होती है स्टोरी टेलिंग में। तो 2-3 कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो तुम अभी बता सकते हो लोगों को कि यार अगर ये लोग इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें? ज़रूर। इसमें 2 हैं। सो एक है विजुअल स्टोरी टेलिंग और एक होता है फिजिकल स्टोरी टेलिंग, जो हम सामने करते हैं। जो फिजिकल स्टोरी टेलिंग होती है, पहले मैं उस पर बात करूँगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है विच इज़ कार्ट मॉडल। कार्ट मॉडल जो अमूमन बेहतरीन स्टोरी टेलर्स यूज़ करते हैं, जो जाकिर खान और जो आप बड़े स्टोरी टेलर्स को उठा लें। सो कार्ट का जो मॉडल है, इट्स जो हम लोग कार्ट चलाते हैं ना जब हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, इट्स लाइक कार्ट, CART। सो जो C है, इट्स कैरेक्टर। सो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपने जब भी कोई फिल्म होती है उसमें कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया जाता है। 3 इडियट्स में वो फिल्म का शुरू में उन्होंने आमिर खान से पहले 2 कैरेक्टर से कहानी वो मूव करवाया। कैरेक्टर कौन है, क्या है, कोई क्लैश नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सिंपल स्टोरी। यूनिवर्सिटी में एंटर हुए एंड दैट स्टोरी हैज़ बिगन। एक ज़माने की बात है वो वाली कहानी। फिर थोड़े बाद जो है वो एडवर्सिटी है, कहानी में कोई क्लैश आना शुरू होगा।
जब आमिर खान उस फिल्म में एंटर होता है तो उसने पहले दिन ही कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डाली होती है, दैट्स कॉल्ड एडवर्सिटी। उसने बार बार फरहान जो है वो कहानी में कह रहा होता है ना कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसके मसले समझ नहीं आ रहे, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। सो वो एडवर्सिटी और वो प्रॉब्लम की अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक तो इनिशियल पार्ट है ना, बट जब ग्राफ ऊपर जा रहा होता है वो एडवर्सिटी है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बनता रहता है कि आप कहते हो अच्छा ये भी नहीं चल रहा, अच्छा वो भी सिचुएशन नहीं चल रही, ये भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ गई। हम सबको पता होता है कि कहानी के एंड में क्या होगा, ठीक है, जब हम फिल्म शुरू करते हैं यार इन्होंने मिल जाना है, बट वो कैसे उस प्रोसेस तक पहुंचे, दैट्स द मेन स्टोरी। फिर उसमें उन्होंने जो है वो दोनों कैरेक्टर्स के जो आमिर खान के साथ दिखाए, उसमें उन्होंने एक चीज़ बार बार दिखा रहे थे, और वो ये थी कि उनके घर कितने प्रॉब्लम है, उनके अब्बा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दैट्स कॉल्ड एडवर्सिटी। जो तीसरा प्रोसेस है कि जब ग्राफ ऊपर चला जाता है तो उसको फिर नीचे भी आना है, दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन, आर। सो रेजोल्यूशन में जो मैटर है उसको उस प्रॉब्लम के इनिशियल पार्ट तक पहुंचना है वापस। सो मिसाल के तौर पे फुल सर्कल, बिल्कुल। सो जैसे फिल्म के शुरू में उन्होंने दिखाया था कि वो 2 लोग होते हैं, और फिल्म के एंड में भी उन्होंने थोड़ा सा क्लोज बाय ये दिखाया कि वो 2 ही लोग ढूंढने निकले हुए, कि आमिर खान को उन्होंने इनविजिबल कर दिया, तो जो जहाँ से कहानी शुरू है वहीं घूम के वापस आएगी। दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन। एंड द टी इज द टेक अवे, मैसेज क्या मिल रहा है, क्या मैसेज को दरमियान में छोड़ा जा रहा है, क्या मैसेज को आखिर तक पहुँचाया जा रहा है। एक फिल्म है ईरान की सेपरेशन, उसमें कहानी चलते चलते ख़त्म कर दी गई, और उसका मकसद सिर्फ यही था कि आपकी फिल्म में कई कई जगहों पे ऑडियंस ने मैसेज खुद निकालना है, रादर देन आप मैसेज पहुंचाएं। मेरी एक स्टोरी टेलिंग का एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैं कहानियों को अक्सर बहुत उठाता हूँ और फिर गिरा के खुद ही ऑडियंस पर छोड़ देता हूँ। और मैंने एक लिखी थी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी अगर मेरी तरह सोचती होती या मैं ज़िंदगी की तरह सोचता होता तो कैसी होती। इसमें मैंने अपनी पूरी वर्क लाइफ बैलेंस को एक्सप्लेन किया कि बहुत मुश्किल है, बहुत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और एक ऐसा पॉइंट आया कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, और मैंने बिल्कुल गिव अप करके छोड़ दिया। और मैंने कहा और कभी कभी फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी अगर मेरी तरह सोचती होती तो कैसी होती, कि मैंने ऑडियंस को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो टेक अवे निकालें रादर देन मैं निकालूं। सो ये भी एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो ये एक कार्ड का फिनोमेना है। दूसरा जो विजुअल स्टोरी टेलिंग में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बिगिन करता है हुक से। सो आपकी कहानी में जो हुक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया वाला कंटेंट हो गया, बट ये विजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी ये बोला कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अब व्हाई वुड पीपल वांट टू हियर माय स्टोरी, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि कुछ ना कुछ आगे होने वाला है, राइट। कहानी, एक हमारी कहानी थी कि कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। ये लाइन मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ये लाइन अनवर मकसूद ने अनवर आगन टेढ़ा में लिखी थी, लेकिन ये मेरी कहानी का बहुत हद तक हिस्सा है। रिलेटिबिलिटी क्रिएट करने का मतलब हुक से ये है कि कोई ऐसी बात कहना, कोई ऐसी सेंस बनाना जो कि नॉर्मली नहीं कर सकती। 5 ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, कोई ऐसी बात जो आपने कभी नहीं सोची होंगी। सो थिंग्स लाइक दिस जो कि आपकी स्टोरी को स्ट्रक्चर स्मॉल और किसी को सुनने के इस काबिल कर देगी कि वो आखिर तक आ सके। तो दिस द फर्स्ट थिंग इज हुक। द सेकेंड वन इज द बॉडी। कहानी के कैरेक्टर्स में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं। और एक चीज़ जो हम बहुत मिस आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफॉर्स। हमारी कहानी में बहुत कम मेटाफॉर्स होता है। अगर हम इंसेप्शन की एग्जांपल उठाएं तो इन्होंने एक मटेरियल दिखाया था जो घूमता रहता है टाइम को दिखाने के लिए, इलिस्ट्रेशन करने के लिए। मेरी एक और कहानी में बहुत कहानियों की एग्जांपल दूंगा। मेरी एक कहानी थी कि क्या मैं आपको जो उस लम्हे के बारे में बताऊं जब मुझे अम्मा अब्बा आखिरी बार उठाने के लिए आए थे, या मैं आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब स्कूल में आखिरी बार हम ट्रिप पे गए थे, या मैं उस लम्हे के बारे में बताऊं जब मैंने आखिरी बार बल्ला उठाया था, या मैं आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब मैं हॉस्पिटल में था और एक डॉक्टर ने आके मुझे कहा कि यू आर मीटिंग दिस पेशेंट फॉर द लास्ट टाइम। तो मैं आपको किस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं? मैंने अपनी पूरी कहानी आखिरी लम्हे के बारे में चलाई, और आखिरी में जाके वो मेटाफोर था मेरा, और एंड में मैंने कहानी को आके चेंज कर दिया कि कहानी की हमारी ज़िंदगी में आखिरी कभी होता ही नहीं है। इट्स द ओनली मोमेंट, देयर इज़ नो फर्स्ट एंड देयर इज़ नो लास्ट, देयर इज़ ओनली मोमेंट इन योर लाइफ। मैं आज से मिल रहा हूँ तो मैं आखिरी बार नहीं, पहली बार नहीं मिल रहा, मैं आपसे शायद वाहिद बार मिल रहा हूँ। तो उसका मज़े की चीज़ ये है कि वो मोमेंट शायद हम आखिरी वाला फिर से री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, बट वाहिद लम्हे में मैं आपके साथ ज़्यादा अच्छे से री एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, मीनिंगफुली। पर्पज़ आ गया लाइफ में कि यार इनसे अच्छे से मिलना है। वो नहीं कहते कि अगर आपका आखिरी दिन होगा तो आप कितने अच्छे तरीके से आज जियोगे, राइट। सो वो आखिरी लम्हे को मैंने इसको ऐसे इस्टेब्लिश किया। तो अमूमन हुक में लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हुक में आपकी चीज़ों को बिगिन करने के लिए ना कोई ऐसी चीज़ लेके आनी ही आनी है जो उस कॉन्वर्जेसन को आगे लीड कर सके। एक ये बॉडी में फिर हमारा अगेन पूरा वो स्ट्रक्चर आ जाता है कि हमारा क्या क्या उसमें चीज़ें आनी चाहिए।
एक और विजुअल स्टेटमेंट जो अमूमन हम अपने लेके आते हैं और मैंने आपकी कहानी में भी देखी थी, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आना। आपकी कहानी हो सकता है किसी चीज़ का सोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन हो, आपने पहले प्रॉब्लम को बता देना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये वाले प्रॉब्लम्स थे तो हाउ कम मैंने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। ये भी उसका एक स्ट्रक्चर हो सकता है, बट स्ट्रक्चर को अगेन फॉलो करने के लिए उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपकी कहानी में अगर एक कैरेक्टर, जैसे अगर मेरी कहानी में अम्मी अब्बू का कैरेक्टर चल रहा है तो उनको अम्मी अब्बू तक ही रखें। अगर हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स ले आते हैं तो उसको आपके साथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। डोंट मेक मी थिंक। या तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मेटाफॉर इज समथिंग जो कि आपकी होनी चाहिए। और लास्ट थिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सर्कल। आपकी कहानी ऐसे शुरू हुई है, उसको वहीं ख़त्म करना चाहिए। इसको एक सर्कल में घुमाएं और लोगों को ये एक्सपीरियंस करवाएं कि ये क्यों कर रहे थे। आई गिव एन एग्जांपल। मैंने अभी रिसेंटली टेड टॉक पे मैं गया था, तो मैंने टेड टॉक पे किया कि मुझे यहाँ पे टेड टॉक पे आने का मौका दिया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। तो मैं ब्राउन शूज़, ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन के यहाँ पे आया हूँ, और इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे 5 साल पहले यहाँ पे बुलाया था टॉक करने के लिए। मेरी कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हुई, लेकिन मुझे क्यों बुलाया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं लोगों की कहानियाँ सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन मेरे पास एक इदारा है जो ये कहानियाँ सुनने के लिए बनाया गया है। तो फिर मैंने वो पूरा दिखाया और उसको मैंने पूरा स्टोरी वे में चलाया। जब वो टेड टॉक का आखिरी पार्ट आना शुरू हुआ, तो वो 13-14 मिनट की टेड टॉक होती है। जब वो आखिरी 2-3 मिनट आए तो मैंने कहा कि जब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों ने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो एक दिन आपको मैसेज आएगा और आप भी ब्राउन शूज़, ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन के डबल ई के 3rd फ्लोर पे आके कॉमसेट्स में आके ये बात कर रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों खड़ा हूँ। सो इट वाज लाइक अ सर्कल मोमेंट। सो एस्टैब्लिशिंग दैट मोमेंट रियली हेल्प्स यू इन गेनिंग कि आपने अपनी कहानी में शुरुआत कहाँ पे की थी और आपको ख़त्म कहाँ करना है। सो अगेन, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे जा रहे होते हैं तो हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। ग्रेटिट्यूड वाला मोमेंट चला जाता है, तो स्टोरीज़ की वजह से हम थोड़ा सा ग्राउंडेड रहते हैं इस वजह से। मेटाफॉर्स और दूसरी चीज़ें एनालॉजीज। यस, ये 2 चीज़ें मैंने तो बड़ा नोट किया इन चीज़ों को कि एनालॉजी ज़्यादा क्लिक करती हैं, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में ज़्यादा एनालॉजीज यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर फिटनेस का कोई कॉन्सेप्ट समझाना है ना तो वर्क लाइफ से लेकर आओ। अगर कोई रिलेशनशिप का समझाना है तो वर्क लाइफ से लेकर आओ, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल बहू और सास का रिलेशनशिप बताएंगे तो आपको अपने बॉस से रिलेशनशिप को एनालॉजी ड्रॉ करनी है वहाँ से, कि कहीं ना कहीं फिर काफ़ी लोग बोलते हैं यार वो कहाँ, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे कमर्शियल एक फैक्टर है, यहाँ पे घर है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि लोग क्लिक कर जाते हैं। हमारे यहाँ तो मसला है, अगर वर्किंग खवातीन है तो उनके 2 बॉसेज हैं, एक वर्क प्लेस पे भी होते हैं, घर पे भी होते हैं। हमारे यहाँ तो अगर हम मर्द हजराज हैं, अगर हमारे कोई खड़ूस बॉस मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो जाती है, सिर्फ उस बॉस की वजह से हम ज़िंदगी भर उसको रोते रहते हैं। तो ये एनालॉजीज़ वाला पार्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी का एलिमेंट आता है। और मेटाफॉर्स थोड़े से ऊपर से लोगों को चले जाते हैं, थोड़ा सा उसके लिए एक इंटेलेक्ट का लेवल भी चाहिए होता है, सब चीज़ें। बट यहाँ पे मेटाफॉर्स को लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं सेलिब्रिटीज़ की स्टोरी से, या फिर कोई ऐसी स्टोरी से जो कि बहुत ज़्यादा नोन स्टोरीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि नोन स्टोरीज होनी चाहिए, नोन फिनोमिनन होने चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको ना कुछ चीज़ों का पता होता है कि यार ये ऐसे होता है, लेकिन आप जब स्टोरी के तहत बताते हो अच्छा सबके साथ होता है, मैं समझा था मेरे साथ ही होता है, या दूसरा अच्छा इस फिनोमिनन को ये कहते हैं, मुझे तो उस फिनोमिनन का पता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल वो भी एक फिनोमिनन है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो आप रात को अक्सर सो रहे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप सो रहे हैं लेकिन आप जाग रहे होते हैं, तो आपके सीने पे कोई चढ़ के बैठा हुआ है और आपको हिलने नहीं दे रहा है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो भी एक, जब मैंने पहली दफ़ा सुना था मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगता है मेरे साथ ही होता है। तो ये मेटाफोरिकली आपको बताया गया था, ऐसा लगता है कोई आप पे चढ़ के बैठा हुआ है सीने पे और आपको उठने नहीं दे रहा है, और आप चीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ निकल रही है, किसी को पता ही नहीं। जैसे मैंने बेगम से कहा यार मैं चीख रहा था, उन्हें कहाँ चीख रहे थे, मुझे तो आवाज़ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, बुलंद के प्लेटफॉर्म से मैंने यार फादर ऑफ द स्टोरी टेलिंग हमारे खुरम इलाही सही मैंने उसको देखा, हमजा भट्टी को देखा, इरफान जुनेजो भी शायद नहीं, इरफान हमजा भट्टी को देखा, तो मैंने बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी देखा और बहुत कॉमन लोगों को भी देखा। स्टोरीज दोनों की दमदार थी। तुम्हारे नज़र में या तुम्हें कौन सी ऐसी स्टोरी याद रह गई जिससे तुमने भी कुछ सीखा और तुमने कहा हो कि यार ये चीज़ है जो कि मुझे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, या फिर ऐसे स्टोरी टेलर्स और होने चाहिए, या फिर ऐसी स्टोरीज और होनी चाहिए, कोई ऐसी जिसने लाइफ चेंज किया हो? अच्छा, हमारे यहाँ लोगों के अंदर ना जो एक प्रोसेस है ना, वो ये है कि लोग सक्सेस स्टोरी को असल स्टोरी मानते हैं। हाँ। जो कि बुलंद ने बहुत हद तक इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। हमारे पास बहुत स्टार्टअप लोगों ने रीच आउट किया कि उनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है या कोई भी ऐसी,
हमें ऐसा लगता है, और हमारी जो जो वीडियो चली भी हैं उनमें इमोशंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं आपको अपनी हमारी एक स्टोरी का बताऊंगा। ये किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, ये किसी कोई ख़ास बंदे की नहीं है, कोई सुपरस्टार की नहीं है। ये एक ऐसे बंदे की है जो पोर्ट ग्रांड में खड़ा होता है, और पोर्ट ग्रांड में वो जोकर है, ठीक है। और बहुत सारे जोकर हमें नज़र आते हैं स्ट्रीट्स में, माशरों में, हर जगह, शहरों में, हर जगह में नज़र आते हैं। लेकिन इसकी क्या ख़ास बात थी? इसकी ये ख़ास बात थी कि ये एक दिन बेच रहा था अपना सामान, और जोकर बन के खड़ा हुआ था, सामान भी था इसके हाथ में, और उसको कॉल आती, और उस कॉल में पता चलता है कि इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तदफीन की तैयारी करनी है। इसने अपनी जेब खोल के देखी तो उस जेब में कोई पैसे नहीं थे। तो इसको ये समझ आया कि रोने से पहले इसको हंसाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन सम मनी, जिससे ये तदफीन कर सकेगा। अभी बंदा रोते रोते हंस भी रहा था, और इतना रो रहा था कि मास्क ना उतार सके। ये कहानी हमारी TDF के इवेंट में उस बंदे ने पेश की, और हम सबके तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसी भी होती कहानियाँ। हमें लगता है कि कराची की कहानियाँ भादराबाद, तारिक रोड, CVU की हैं, लेकिन असल कहानियाँ ये वाली कहानी है। सही बात। इसने हमें लिटरली तोड़ के रख दिया था। और जब ये कहानी, अच्छा ये हुआ ये था कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो पोर्ट ग्रांड गए थे, उन्होंने इस बंदे को मुलाकात की, तो उन्होंने कहा आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए। हम सारे ना स्टोरी टेलर्स, हम सारे कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, स्टोरी एजेंट्स, तो जिसको भी अच्छी कहानी मिलती है वो कहते हैं इसको इवेंट में लेके आना चाहिए। हमने उनका सारा बात वगैरह की। अच्छा, द रियलिटी इज़ कि हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी बहुत ख़तरनाक है, बट उनके बाद एक और कहानी आई जो कि विजुअली जो है वो डिसेबल्ड थी, वो नहीं देख सकती थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी। तो जब वो आई तो वो जो बंदा था उसने कहा मेरे अब्बू चले गए थे ना, मैं कमा तो रहा था ना, मैं वो तो देख ही नहीं सकती थी। तो उससे वो रिलेटेबिलिटी ऐसे होने लगी कि साइकोलॉजी में हम अपने एक चीज़ सीखते थे कि हमेशा ना ऐसे रिलेटेबिलिटी होगी कि अगर आप अपने से नीचे को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एम्पैथी फील करेंगे, आप ग्राउंडेड हो। सुन्नत भी है ना कि आप नीचे वाले को देखें। तो ये वाला फैक्टर हमने रियलिटी में देखा तो हमें बहुत हिट किया। इसके अलावा हमारे पास जो स्टोरी सबसे ज़्यादा मज़े की चली है वो है एक बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, और एक है डेथ के ऊपर। अब मैं उल्टा चलता हूँ, डेथ के ऊपर क्यों? डेथ के ऊपर अमूमन लोगों को हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू रेंट अबाउट या टू डिस्क्लोज अबाउट देयर फियर्स, देयर टीयर्स, दे डोंट शेयर इट, राइट? जब वो वाक़या होता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। लेकिन मैंने ये नोट किया कि बुलंद ने जब कोई ऐसा मौका दिया, लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। एक और कहानी है जो बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे इवेंट में एक स्टोरी टेलर आई थी और उनके वालिद साहब का इंतकाल कुछ महीने पहले हुआ था। वो स्काफ में थी, और मैंने भी उनकी वही स्टोरी देखी थी और मैंने उनको रीच आउट किया था। उनकी कहानी की एक लाइन है कि जुम्मे का दिन होता था, और जुम्मे के दिन जो है वो हमारे वालिद साहब जो हैं वो ये एक्टिविटीज़ करते थे। जुम्मे के दिन ये होता था, जुम्मे के दिन ये होता था, और अगर वो कर रहे हो ना तो हम कहते थे जुम्मे का दिन तो नहीं है, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो फिर उस बंदी ने एक पॉज लिया, मैंने कहा बाबा जी बहुत अरसे से जुम्मा नहीं आया। दैट वाज लाइक वाओ यार, एक होता है स्टोरी और एक होता है स्टोरी टेलिंग। दैट वाज स्टोरी टेलिंग। तो ऐसी कहानियों की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बुलंद में आती है, क्योंकि अब रिलेटेबिलिटी हो गई कि कोई ऐसी कहानी सुनानी, यू कैन गो देयर। एक ये वाली चीज़ आ गई। तीसरा, मैंने डिजिटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है। मुझे ऐसा लगता था कि नई सक्सेस स्टोरीज गो रियली वेल, बट यहाँ पे हमारा बिल्कुल इंडिकेटर ऑपोजिट है। अब इस बंदी की काफ़ी अच्छी फॉलोइंग थी, बट इसके कुछ अरसे बाद हमने एक ऐसी लड़की की डाली जिसकी शायद 100-150 फॉलोअर्स होंगे। उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी गई, लाखों में लग थी वो। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि लोग अपने ग्रीफ को रिलेट नहीं कर पाते, अपने ग्रीफ के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पाते जो कन्फ्यूजिंग थी, जो उन्होंने मिस आउट कर दी लाइफ में। एक स्टोरी टेलर और आई थी, वो भी कराची की थी, बोरी कम्युनिटी से। उसकी कहानी ये थी कि मैं अपनी नानी की बात को नहीं मान पाती क्योंकि उनकी और मेरी जनरेशन में बहुत फ़र्क है। अभी बहुत सादी सी कहानी थी, लेकिन उसने जिस तरीके से बताया उसकी वजह से वो बहुत एक्सप्रेसिव लगी। तो इमोशनल ग्रीफ स्टोरीज बुलंद में हमेशा बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर आती है मेरे ख्याल में। फिर आता है एक बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर। हमारा पूरा जो सोसाइटी है वो बिलीफ सिस्टम पे ही चलता है, चाहे उसमें हम कोई अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ की बात कर रहे हों, कोई ऐसा एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो, पीपल गेट वेरी क्लोज टू इट। और हमने ये इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, बाहर से इतना रिस्पॉन्सेज देखे हैं। इनफैक्ट हमें एक DM आया था कि मुंबई कहानी करा दे। मैंने कहा हमारी टीम को तो आप आने नहीं दे रहे तो आप हमें करवाओगे। तो दैट वाज फनी, बट ये कि पीपल रियली वांट टू हियर दैट, एंड स्पेसिफिकली इंडियंस।
आई हैड नो आइडिया कि इंडियंस को इतना शौक होगा हमारी कहानियाँ सुनने का, बट ये कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस ने भी काफ़ी उससे रिलेट किया एंड दे वर लाइक यार ये बात तो हमने कभी नहीं सोची थी। और मिरेकल्स के ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं कि यार वो चीज़ हमारे साथ भी हुई थी, हम भी बच गए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। सो ये 2-3 कहानियाँ ऐसी हैं जो कि हमें बहुत रिलेट करती हैं। और लोग अक्सर अपनी जब खामोशी की, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा आया जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनकी कहानियाँ बहुत से लोगों को हिट करती हैं, क्योंकि अमूमन हमारे वो आसपास तो होते हैं लेकिन हम उनको क्लोजली देख नहीं पाते हैं। किसी की नानी का लॉस जैसे मैंने बताया, तो ये वाली कहानियाँ हमारे लूप में चलती। जब डॉक्टर सना भी आई थी, उनकी भी कहानी उसके काफ़ी उनके पोस्टमार्टम के ऊपर थी। सो दिस इज़ वेयर जब हमारे बुलंद सेशन में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। ये तुमने सही कहा, सक्सेस स्टोरीज़ को स्टोरीज समझा जाता है, जो कि गलत बात है। मुझे अच्छी तरह याद आया कि मैंने कुछ मेंटल हेल्थ कोचिंग के सेशंस लिए थे, कुछ अपनी कोचिंग के लिए, तो मैंने 2-3 स्टोरीज़ वहाँ सुनी। वो हमेशा याद मुझे इसलिए रहती हैं कि वो लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ थी। कि यार मैंने देखा कि यार एक बंदी खड़ी हुई अपने हस्बैंड के साथ, यंग कपल, हम कह सकते हैं ना कि एलीट के भी एलीट, वो जो फ्रेंच में एक टर्म है क्रेम डा ला क्रेम, मेरा ख्याल से ये प्रोनाउंसिएशन होगी शायद, स्पेलिंग तो ऐसी ही कुछ है। तो उस तरह के लोग थे। अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोग अक्सर रिलेट नहीं कर पाते उनकी स्ट्रगल्स को। हमें लगता है कि यार वो अलग दुनिया में रहते हैं, उनकी स्ट्रगल्स अलग होंगी, सब कुछ होगा। ये बात तकरीबन 10 साल पुरानी होगी। तो उसने स्टोरी सुनानी शुरू की कि भाई मसला ये है कि अच्छा हस्बैंड साथ था, तो उसने खुल के नहीं बताई, लेकिन उसने कहा कि हमारे घर में एक पर्सनालिटी है जिनकी वजह से मैं किचन में नहीं जा सकती। ओके। और अच्छा हस्बैंड सपोर्टिव था, तो जाहिर है आपस में पैक्ट हुआ होगा कि यार नाम मत लेना, बस जाहिर है अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता सबको है क्या हो रहा है। तो फर्टिवली कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि भाई मैं किचन में नहीं जा सकती, मैंने बहुत दफ़ा डिमांड किया है, मेरी हर चीज़ पे स्क्रूटनी होती है, ये होता है वो होता है। तो जब बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि बंदी US क्वालिफाइड, पर्दे का भी इशू नहीं, सब कुछ है। तो मैं घर पे आया, मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा यार बेगम हम लोग खामा खा टेंशन लेते हैं। मैंने कहा यार मैं जिस स्टोरी को सुन के आ रहा हूँ ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है और उनकी सेम स्टोरी है, मतलब मेरा ख्याल से हमसे भी कहीं गई गुजरी स्टोरी है। तो चिल कर, रिलैक्स करिए, ये तो हर जगह ऐसे ही है। तो वो भी हंसने लगी। तो उसके बाद जब उसने भी इस तरह से मेंटल हेल्थ कोचिंग वगैरह जब गुजरी चीज़ों से, तो उसको भी समझ में आया कि हाँ यार ये शिट सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये सबके साथ है। वो रिलेटेबिलिटी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोगों को स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। एक और स्टोरी थी उसमें जिसने मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टोरी ने हिलाया हो, कि वहाँ पे एक चीज़ मशहूर थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ कि आपको रात को जर्क्स भी आ सकते हैं। कि अच्छा मैंने कहा यार बेकार बातें, अपना मंजन बेचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा तो क्या ही होगा ऐसा कि आपकी स्टोरी लाइफ चेंज कर दे। लेकिन मेरी बेगम ने कहा है कि तुम पूरी रात सही से सो नहीं पाए थे। वो स्टोरी ऐसी थी कि हम अक्सर देखते हैं ना कि हाउस हेल्प है, कोई मेड है जिसकी वजह से बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हो रही है और आपको पता ही नहीं है क्या कुछ हो रहा है। तो वो उन जैसी कोई एक स्टोरी थी। तो बंदी ने जब स्टोरी सुनानी शुरू की तो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पील बाय पील आपको लगा कि यार आपको हथौड़े मारने शुरू कर दिए किसी ने। कि उसने कहा कि वो बंदी जो थी उसके यहाँ बच्ची कोई औलाद नहीं थी उसके यहाँ मेड के यहाँ, तो वो उसको वॉशरूम ले जाती थी, छोटी थी, नहलाती थी। तो वो मैं डिटेल्स बता नहीं सकता कि वो उसके मतलब उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको बहुत बुरी तरह रब करती थी, और बहुत दफ़ा ऐसा करती थी कि उसके शैम्पू उसकी आंखों में लगा देती थी जानबूझ के। अच्छा ये इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी कि इसको पता था क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन जब भी पेरेंट्स को बताती थी पेरेंट्स को रद्द करके यार ये बेकार बातें कर रही है। इतना भी हुआ कि उसने जब एक चीज़ उसने बताई ना, तो मैं यार वहाँ रो गया बैठे बैठे। उसने कहा कि ऐसा भी होता था कि उसकी जब बेटी नहीं थी कोई, तो वो मुझे अच्छा बनाती थी और तैयार करती थी, लिपस्टिक लगाती थी और फिर मुझे शीशे में दिखाती, देख मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। और वहीं बाल खींच के नोच के मेरे मुंह पे पूरा सब कुछ करके मेरी लिपस्टिक ख़राब करके और मुझे वहीं मारती थी बहुत ज़्यादा। और ये जब होता है जब मेरी माँ और पापा काम पे गए हुए होते थे और वो मैं उसके दर पे होती थी। अबे भाई मतलब उसके बाद से तो मैंने हाउस हेल्प और मेड को जिस नज़र से देखना शुरू कर दिया ना। अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम की कोई इन्फ्लुएंसर उन्होंने लगाया था कि भाई सिर्फ स्कूल के लिए तैयार करने के लिए वो बच्ची उसके पास जाती थी। तो कुछ अर्से बाद मैंने उसके पीठ पे निशान देखा, मैंने पूछा, बच्ची ने कहा पता नहीं कैसे हुआ, छोटी सी बच्ची थी। उसके बाद मैंने कैमरे लगाए, पता चला मुझे क्या हो रहा है उसके साथ। और इसी तरह बहुत सारे कैमराज में और भी स्टोरीज पकड़ी गई हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियस करने के लिए लोगों को, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना भी गिर सकता है। कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार इसके तो वैसे बच्ची नहीं है तो ज़ाहिर बच्ची के साथ सही रहेगी, आप ये सोचो ना कि एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक बंदी का बिल्कुल ऐसा है कि
जिस घर में बेचारे के बच्चों को खाना नहीं मिलता, वो आपके 1000 गज के बंगले में आ रही है, आपको इतना अच्छा आपके बच्चों को खाता पीता देख रही है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी यार। उसके बाद आपने अपने बच्चों को भी उसके दर पे छोड़ दिया, और वो बच्चे भी कुछ बोल नहीं सकते आपसे कि क्या हो रहा है उनके साथ, और फिर आप गाफिल हो गए। क्या कुछ कर सकता है इंसान। तो पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है वो अब्यूज भी हो सकती है। सेम इज द केस विद, मैं अक्सर लोगों को पेरेंटिंग की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई, अक्सर लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मैं पेरेंटिंग इज द एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर कभी भी अब्यूज हो सकती है। मेरे आसपास कितने सारे लोग हैं, मैं अक्सर अपने बच्चों को थोड़ा कंटेंट में लाना शुरू किया तो लोग मुझे बोलते हैं नहीं यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, या नज़र लग जाएगी, या फिर इनको इस चीज़ में मत डालो। मैंने कहा देखो यार, मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने इतनी लेट क्यों स्टार्ट किया। सही है। when I see the people like हमजा भट्टी, इरफान जुनेजो, ये सब 10-10 साल की जर्नी है ना। मेरा तो भी 5-6 साल का जर्नी है, तो उसका मतलब 5-6 साल और हो सकता है 10 साल और लगे। लेकिन अगर मुझे पता है ये चीज़ काम कर रही है, और अगर मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया ये चीज़ काम कर रही है, तो मैंने कितनी बड़ी जाती की उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चे को देख रहा था, उसने इंडियन कोई सेलिब्रिटी है, बच्चा सेलिब्रिटी है, 3-4 साल का, वो बाइक्स चलाता है, और वो उसको रेसिंग बाइक्स वगैरह में लोग स्पॉन्सर के बुलाते हैं। वो कहीं था, किसी होटल में था, तो कह रहे 7 स्टार होटल है, और मैं यहाँ अपनी वजह से नहीं हूँ, मैं ये अपने 4 साल के लौंडे की वजह से हूँ। इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इसने मेरा सर फख्र से बुलंद किया है, और मैंने सिर्फ इसको एक एवेन्यू दिया, और इसका मैनेजर बन गया। इसके कंटेंट को मैंने दुनिया को दिखाया, दुनिया को पता चला यार इतना टैलेंट है इस बच्चे में, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हम तो ये सोचते हैं ना कि हमें कहीं लेके जाए वो, तो भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब इन सारी स्टोरीज को देखते हुए अगर मैं आंखें बंद कर लूँ और मैं बेटे को बोलूँ या बेटी को बोलूँ, अगर उनके पास कोई टैलेंट है और वो उसको सेल कर सकते हैं, या फिर वो अपना फेमस हो सकते हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और मैं बोलूँ कि नहीं जी नज़र लग जाएगी, नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं जी वैसा नहीं है, तो मैंने सीखा क्या दुनिया से। तो ये स्टोरीज बड़ी ज़रूरी हैं, आपको सिखाते रहना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, जो पेरेंट्स आजकल, क्योंकि मैं हर किसी से पूछता हूँ जो पेरेंट हैं भी, जो बनने भी वाले हैं, जो मैरिड लोग हैं, क्योंकि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस मोर एंड मोर, कि दुनिया चेंज हो गई है नाउ। अगर आपके पास ये माइक है, अगर आपके पास कैमरा है, तो आप लाखों लोगों को कोई चीज़, कोई आइडिया बेचेंगे तो 100 तो मानेंगे ना। अब मैं और तुम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ आइडिया को कन्विंस करना चाह रहा हूँ, अगर हो गए तो बड़ी बात है, नहीं हुए तो यार लॉस्ट। 10 लोग बैठेंगे, मुश्किल से एक करेगा, 100 लोग बैठेंगे, मुश्किल से 2-3 लोग हो गए। अब आपके पास करोड़ों लोग हैं, सिर्फ एक माइक है और एक कैमरा है। अब आपने करोड़ों लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, उसमें से कुछ हज़ारों लोग आपके पास आए, कुछ फॉलो करना शुरू किया। अब इस अपॉर्चुनिटी से आप महरूम कर दें अपनी औलाद को। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं इससे पहले आपको वो बताऊंगा, जो आपने वो एक्सपीरियंस बताया था ना, स्टोरीज इतना इम्पैक्ट करती हैं, और मैं इतने अच्छे से स्टोरीज़ को होस्ट कर रहा हूँ और इतने इवेंट्स वगैरह, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर ना ऐसा लगता है, क्योंकि कल ही परसों हमारा इवेंट हुआ था, तो एक लड़की ने मुझसे कहा, आप एक ही एक्टिविटी जिसमें लोगों को हमेशा से रुलाते हैं, आपको खुद रोना नहीं आता। मैं हंसने का बताऊँगा आराम से। बट द रियलिटी इज़ कि अभी मैं दोस्त कहानी करने के लिए आया था, और एंड की सारी दो कहानियाँ बहुत सैडनेस के ऊपर थी। तो मैं उस वक्त तो नहीं बोल रहा था, मेरी अम्मी ने भी बहुत सैड कहानी सुनाई, फिर मेरी अपनी आई तो वो भी बहुत एक दोस्त के ऊपर थी जो मेंटल इलनेस से गुजर रहा था, और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो बाहर रहता था। एंड आई केम बैक होम। मेरी रात की 2 बजे की फ़्लाइट थी, इवेंट 11 बजे ख़त्म हुआ है, फ़्लाइट पकड़ी घर से। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग सीजनल डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, मैं समझ सकता हूँ वो कैसे फील करते हैं। वो मेरे लिए 2 दिन के या 3 दिन के सिम्टम्स थे, बट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो जो कहानी है ना वो मुझे हिट कर रही है समहाउ। और इस्लामाबाद में ना एक शाम के टाइम में बहुत खामोशी होती है, पिंक आसमान होगा, ये शोर नहीं होगा वहाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहानियाँ ना मुझे हिट कर रही हैं, मुझे वापस जाकर उनको क्लोजर देना पड़ेगा। और मैं बैठा हुआ हूँ, अंधेरा कब हुआ, मगरिब कब हुई, मच्छर कब काटे पता ही नहीं चला, और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एंड इट्स लाइक यार, मुझे ऐसा आदमी जो इतना एक्सपोजर है स्टोरीज का हर किस्म की, अगर मुझे इतना हिट कर रहा है तो जिसके साथ ये हो रहा होगा, सही बात, आई एम श्योर वो कितनी तकलीफ में होगा। तो ये मुझे उस टाइम पे भी फील हुआ, और वैसे भी होता रहता है, बिकॉज हम एडिट कर रहे हो, बना रहे हो, कोई भी कुछ होता है तो उसमें होता है यार ये कहानी कितनी हिट कर रही है, तकलीफ दे है। सो ये इसका एक बहुत ख़तरनाक अदर साइड है। अबाउट दिस प्रॉस्पेक्ट, आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये मेरी वाइफ मुझे अक्सर कहती है कि यार जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमारे भतीजे हैं, और इवन हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी, वो वाली चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी जो हम आज कर रहे हैं। ऐसे ही। और मेरा इसकी वजह से ना और भी दिल करता है कि मैं अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकूं,
रोक सकूं, बचा सकूं, कभी कभी डॉक्यूमेंट्री बना लूं, कभी कुछ बना लूं। मैंने बच्चा पार्टी का भी जिक्र किया ना, आई एम ग्लैड कि मैंने उसको डिजिटलाइज किया था जब मैं 13 साल का हूँ। अमूमन ना मेरी जो भतीजी है ना, सो हम उसको बहुत ज़्यादा रिलेट करवाते हैं कि ये हमारे ना बुलंद की चीज़ों को रोशन करेगी। 2 साल की है वो, बट बहुत रिलेटेबिलिटी करते हैं। तो मैं अक्सर हमारे ना फैमिली में एक मेटाफोरिकल हो गया कि हमने अलीना को ये बात बतानी है। अलीना को अगर नहीं बताया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी पहली जो है अम्मा अब्बा की पोती है, तो उसको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई एस्पेक्ट आता है ना, तो हम कहते हैं क्या, अब जैसे मेरी फैमिली में सिर्फ हमारे जो फादर, उनका नाम अख्तर लगा हुआ है, किसी के नाम में नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो मैंने कहा ये बात हमें अलीना को पोर्ट्रे करने की ऐसा क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो ये वाली चीज़ हमने उसको बतानी है। हमने उसको बहुत अर्ली एज में इस चीज़ का एक्सपीरियंस देना है। उसको कहानियों का बताएंगे, उसको ये बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, आप दुबई में क्यों रहती हो, कराची में क्या इशूज़ हैं, इस्लामाबाद में क्यों है। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बड़े भाई को ना ड्रम बजाने का बहुत शौक था, और वो बहुत ड्रम्स का करते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ पिंक फ्लॉयड, निर्वाणा के टाइम पे, लिंकन पार्क के जब पीक थी। अब उन्होंने सब छोड़ दिया है, तो वो बेचारे अपने सेहत का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब आपकी अगर बेटी को ड्रम बजाने का शौक हुआ, तो वुड यू अलाउ यार। वो हर बार खामोश हो जाते हैं, वो नहीं कुछ बोल पाते, और मुझे पता होता है कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्यों। और फिर मैं उनको यही कहता हूँ कि वक्त बदल रहा है, जो चीज़ हमें नहीं मिल सकी, हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी इन बच्चों को पहुंचानी है। हमें अपने आप को इस एक्सेसिबल बनाना है कि वो हमारी पीक देख सकें। मैं अक्सर भाई को बोलता हूँ, वो थोड़े से ना, मतलब उनका अच्छा खासा वेट है, तो मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि वो बहुत क्लासिक फास्ट बॉलर हुआ करते थे अपने दौर में। हम कराची में रहते हैं ना, तो वो इतने एग्रेसिव बॉलर थे कि अगर उनसे किसी ने पंगा ले लिया तो बैट सीन हो जाएगा। तो मैं कहता था अगर ये चीज़ अलीना ने नहीं देखी ना, तो आप समझे अलीना ने देखा गया। तो दैट इज़ वाई हम लोगों को अपनी जो स्टोरीज़ है ना, थ्रू डिफरेंट लिंकेजेस पहुँचानी ज़रूरी है। जब अब्बू के साथ मैं बैठता हूँ ना, तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, अच्छा ये क्यों हुआ था, अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों किया गया। और मैं सोचता हूँ इन बच्चों के अंदर कैसे आएगी वो क्यूरियोसिटी लेवल जो सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्क्रॉलिंग, वो सोशल मीडिया के थ्रू वापस भी लेके आई जा सकती है थ्रू दी स्टोरीज। एक्सप्लोरेटरी वे। जब मेरा कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा, जब मैं कंटेंट एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ना स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, मैं जिस जनरेशन में से हूँ, आई एम अ मिलेनियल, मुझे कंटेंट यूट्यूब और वीमियो और मैंने सब देखा है, तो आई हैव टू व्यू इट, मैं नहीं छोड़ सकता। तो अब बेस्ट ये होता है कि अगर मैं जिम भी जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, तो मैं कोई लॉन्ग कंटेंट लगा लूँगा। सो इन बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोजर है, आप नहीं भाग सकते इस चीज़ से। लेकिन इसको अब आप बोले ना 90s वाली ट्रेनिंग देंगे इनको, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन ये कि इस थ्रू में इनको ये चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर वही वाली बात है कि हर छोटी छोटी चीज़ को कि हमने ये क्यों किया था, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो अपनी लैंग्वेज में बात करने वाला हो। एक चीज़ जो मेरा है, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है सारे वो इंडिया से, तो हम लोग आए हुए हैं। तो अब जैसे मेरी जो वालदा के साइड है वो बंगाल साइड से, मेरे जो वालिद साइड है वो जो है वो कानपुर साइड से, लेकिन मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब मेरी जनरेशन आगे जाएगी, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो ये बोलें कि हम कराची वाले हैं, ठीक है। आई नो कराची की उर्दू बहुत ख़राब हो गई है लेकिन ये कि हम कानपुर से आए थे, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मेरी जो बेगम है वो बिहार साइड से, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो हर लफ्ज़ उर्दू में बहुत अच्छे से अदा कर सकती हैं। तो मुझे होता है नहीं, वो मैंने करनी इसलिए है ताकि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन उनको पता हो कि उर्दू और इंग्लिश में क्या फ़र्क है। अब जो बच्चा मैं देखता हूँ वो इंग्लिश में बात करता है, वो हाय हेलो 1 2 3 4, उसको एक से वाली गिनती नहीं आएगी, और हम में भी 30 से ऊपर गिनती बहुत मुश्किल है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और आज के दौर में जैसे हम लोग मेरी पप्पो हैं, वो थ्रू बच्चों को ना स्टोरी टेलिंग के वे में बहुत आसान तरीके से कहानियाँ सुनाती हैं। एंड ये भी हमारी एक इंस्पिरेशन थी कि हमने बहुत आसान तरीके से, चाहे वो बहुत सिंप्लीफाइड स्टोरीज हमने बतानी है, चाहे वो प्रॉफिट्स की हों, चाहे वो हमारे अपने पेरेंट्स की हों। हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो हमसे किसी ने पूछा एक सवाल, शिरीन नकवी ने ही पूछा था। उन्होंने कहा तुम में से कितने लोग अपने दादा का नाम जानते हो? तो हमने सबने हाथ खड़ा किया। पर दादा का नाम कितने लोगों को जानते हो? तो 200 लोगों में 1 या 2 बंदे ने खड़ा किया। उन्होंने कहा इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो तुम तक पहुँच सकता। और ये बात मुझे इतनी हिट की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अलीना को उसके अपने दादा की कहानी पता होनी चाहिए। अब जो, और वही वाला कॉन्टेक्स्ट ना, ये बहुत ज़्यादा सेट हो गया कि अलीना को ये होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए ना फिर हम उसको बताते रहते हैं, देखो ये है, ये है, ये है, और इसको डॉक्यूमेंट करना इतना इम्पॉर्टेंट है। और इन स्टोरीज़ के थ्रू
ये बच्चे जो है ना, ये जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, दे कैन कम बैक एज वेल. वही गैरी वी, क्योंकि आई लव हिम फॉर सो मैनी रीजंस, लेकिन उसमें से वो कहते हैं ना, वो उसने 2 चीज़ें बताई थी. उसने कहा था कि सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन जर्नी जो है उसको सबसे ज़्यादा सर पे नहीं लो, 2 काम करना है आपको. 2 मोटिवेशन हो सकती हैं. एक तो ये डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट. जो चीज़ें कर रहे हो डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो. और मैं कहीं हाइंडसाइट पे देखूँ तो मैंने भी ये करना शुरू किया. मतलब मैं पहले पिक्चर्स लगाता था जिम की, फिर किसी ने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया वीडियोस कब आ रही है, मुझे आज तक याद है. तो मैंने पहली दफ़ा ऐसे ही एंड्रॉयड कैमरा था, उसके फ्रंट से मैंने पुल अप करा था, वो लगा दी. बड़ा अच्छा, पहली दफ़ा जब आप लगाते हैं ना तो बहुत एकदम क्रेज़ होता है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अब जब भी लगाऊंगा वही रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन दूसरे तीसरे में फिर वो डाई डाउन हो गया. लेकिन मेरी मोटिवेशन डाई डाउन नहीं, वो आज तक चली रही है, वो डॉक्यूमेंट हो ही रहा है. तो बहुत दफ़ा लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये कौन है, कौन वीडियो बना रहा होता है. तो मैंने कहा भाई बस टाइमर लगाओ, पीछे लगाओ और जस्ट डॉक्यूमेंट. अब तो ये मोटिवेशन हो गई है कि 3-4 दिन कोई स्टोरी नहीं देखता वर्कआउट की तो पूछता है कि फात भाई वर्कआउट करने नहीं जा रहा है. आपकी वजह से तो हम जाते हैं. तो पिछले 5-6 साल की कंसिस्टेंसी, स्टोरीज पे वर्कआउट देखना, बहुत सारी चीज़ें देखना, तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को. और लोगों को पता है कि यार जब ये कंसिस्टेंट रह सकता तो हम क्यों नहीं रह सकते. बिल्कुल ऐसे. दूसरी, एक तो डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप बस कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट किया, सामने वाले इंस्पिरेशन ले रहे हैं. दूसरा, उसने ये वाली बात की थी कि आपके जैसे हम सोचते हैं कि यार हमारे दादा परदादा के दादा कैसे होंगे, कैसी बात करते होंगे, क्या सोच रखते होंगे. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है भाई. मैंने जितना कंटेंट बनाया, मैं अक्सर बेगम से मजाक में कहता हूँ कि मर आ गया तो ये पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, पूरा यूट्यूब चाटना, बैठ के ले इंस्टाग्राम चाटना, बच्चों के साथ सब कुछ देखना. क्योंकि जाहिर है आपकी फैमिली नहीं देखती, इतने 2-2, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट नहीं देखते. लेकिन मैंने कहा मुझे कम से कम ये पता है कि जितनी बातें मैं तुम लोगों से करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बेगम से, बच्चों से, जो वैल्यूज़ में इनकलकेट करना चाहता हूँ, और जाहिर है नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकती, वो सारी आपको इस कंटेंट में मिलेगी. आप पूरे यूट्यूब देखना, सब कुछ देखना, मुझे पता है उस वक्त सफल हो जाएगा. मेरी पूरी फैमिली ज़रूर देखेगी और इसके बाद मेरे बच्चों के बच्चे भी देख सकते हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जाहिर अब तो कंटेंट का दौरा, आपको ये तो पता है कि 3-4 जनरेशन तक तो कहीं नहीं गया ये कंटेंट आपका. तो ये फुटप्रिंट छोड़ना ज़रूरी है. हमारे पास उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी. तो ये बहुत ज़रूरी मुझे याद आया. मैंने कहा यार ये गैरी वी, जो बाबा गैरी वी कहते हैं ना, वो किसी वजह से कहते हैं चीज़ों. अच्छा, मुझे कोई बुक्स के बारे में बताओ, कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा कंटेंट पीस जो कि तुम रेफ़र करते हो बार बार और तुम लोगों को बताओगे कि यार ये बंदा या ये कंटेंट पीस, कोई टेड टॉक हो गई या कोई पॉडकास्ट हो गया या कोई बंदा हो गया या कोई बुक हो गई कि यार रेफर टू दिस थिंग अगेन एंड अगेन. कोई एक हो, 2 हो, जिससे इंस्पिरेशन तुमने भी ली हो स्टोरी टेलिंग की. अगेन बहुत सारी चीज़ें. एक, अगर मैं अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में जाऊँ तो शोएब मंसूर का काम मुझे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली डिटेल्स वाइज बहुत अच्छा लगता था. खुदा के लिए भी होने की, खुदा के लिए और बोल दोनों. खुदा के लिए में जो एक बेसिक डिटेल थी, वो प्रॉब्लम्स दिखाना. आई एम अ वेरी डिटेल्ड वाला पर्सन. बिलाल लाशारी भी, बिलाल लाशारी का काम वो तो खैर अच्छा, शायद वो होता है ना जो आपकी फर्स्ट क्रश होते हैं. मेरे लिए शोएब मंसूर वो है. रोयल हयात और शोएब मंसूर वो वाला एलिमेंट है. कोक स्टूडियो जितने भी आ जाए, वो जो शुरू के 5 है ना, वो नेक्स्ट लेवल थे. सही बात. सो एक शोएब मंसूर का जो डिटेलिंग थी, और ख़ास तौर पर जिससे उन्होंने खुदा के लिए में बहुत छोटे एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत डिटेल में दिखाया. ये वाला मसला है, एक भाई यूके में है तो अफ़गानिस्तान है, ये वाला पूरा मसला बहुत अच्छे से दिखाया. एक वो वाला एक एस्पेक्ट है. दूसरा, जब हम कंटेंट की तरफ आते हैं, सो जाकिर खान का तो हमने सारों ने ही सुना हुआ है. और आई थिंक उनका जो एक एस्पेक्ट है ना, मैं अपनी टीचिंग में भी इस्तेमाल करता था, और वो ये था कि मैं हमेशा अपनी क्लास बहुत कॉमेडी वे में स्टार्ट करता था. क्योंकि मेरे बच्चे और जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनमें और मुझ में 10 साल का फ़र्क होगा मैक्स. तो मैं कहता था यार, मेरा जो पहला दिन था क्लास का, मैंने कहा देखो मैं तुम लोगों के नाम नहीं पूछूंगा, मुझे नाम नहीं याद रहेंगे. बहुत इन्फॉर्मेशन चल रही, 3 जगहों पर नौकरी कर रहा हूँ, नहीं याद रखूँगा. मुझे तुम लोग अपने इंस्टाग्राम बायोज बताओ. तो मैंने कहा तुम लोगों के इंस्टाग्राम बायो क्या है? तो बहुत इंटरेस्टिंग से थे. तो 1-2 मुझे तो याद हो गए. किसी ने अपनी किरत लिखी थी, कोई कुछ लिखा हुआ था. तो मुझे एक तो उससे उनको ये हुआ. तो जेन जी का बच्ची ने मुझे कहा, ऑब्वियसली वो लोग मुझे काउंटर करेंगे, तो उसने, एक लड़की का मुझे चेहरा याद है, उसने कहा सर इंस्टाग्राम आईडी मांगने का तरीका बहुत कैजुअल था. आई लाफ्ड सो हार्ड ऑन दैट कि मैंने कहा अच्छा. सो जाकिर खान वाली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि स्टार्ट विद स्टैंड अप और वो वाला स्टाइल. स्टार्ट विद वेरी कॉमिकल. स्टार्ट विद समथिंग जो कि तुम्हें हंसाएगा और फिर रुलाने की तरफ जाओ. क्योंकि लोग, अगर तुम रुलाने की तरफ शुरू में चले गए ना, तो लोग कहेंगे इस भरा हुआ था, आके रिलीज़ कर दिया, ऑडियंस को नहीं समझ पाया. तो जाकिर खान का मैंने इतने पॉडकास्ट सुन लिए और 4-4, 5-5 बार सुन लिया. और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग कहीं, फॉर एग्जांपल मैं एबटाबाद से आ रहा हूँ, मुझे पता है मोटरवे में सिग्नल्स नहीं आएंगे, तो वो लगा हुआ होता है. और कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसमें मैं वो रोक के क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
सो जाकिर खान का एक बहुत मशहूर क्लिप हुआ था जिसपे वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना, क्योंकि मौत में मशहूरी चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर लाइन है। और मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर इंसान मर गया तो उसने कैसे डॉक्यूमेंट किया कि वो आया था मिलने, राइट? अब ये बात जब मैंने क्लिप तक थी तक तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। तो वो मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना, रिपीट करके सुना, तो मुझे समझ आया कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली जो नेहरू जी हैं उनसे वो उस बच्चे को मिलना होता है, और जब वो पहुंचता है उनसे मिलने के लिए तो वो नेहरू जी की डेथ हो चुकी होती है और वो उनके जनाजे में पहुंचता है। तो वो ये कहता है कि उस बच्ची की प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसके वैल्यू उसको ये मिल गई कि उनको देख सका। इट्स नॉट द क्लोजर ऑफ यू और इट्स नॉट द क्लोजर ऑफ दैट पर्सन, इट्स द क्लोजर ऑफ यू। जब कोई इंसान जा रहा होता है ना, उसको थोड़ी पता होता है कि 10 लोग सामने खड़े हुए हैं। आपको ये पता होता है कि आपको आखिरी बार देख रहा है। जब वो मिट्टी पे आपको रख रहे होते हैं ना, तो वो आखिरी बार पूछते हैं कोई देखना चाहेगा, बंदे को थोड़ी पता है उसको देख रहा है कोई। तो वो चीज़ मुझे फिर जाकिर खान वाली हिट की कि नहीं, वो पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स नॉट देयर क्लोजर, इट्स योर्स। आप उनको आखिरी बार देख रहे हैं। सो वो वाली पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में मैं अपने इवेंट में भी जाता हूँ तो मेरा हमेशा कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो मैंने चला के रखनी होती हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे स्पेसेस हम कराते हैं, तो स्पेस में मैंने एक ऐसा स्पेस कराया जिसमें बहुत कम लोग आए, क्योंकि उस स्पेस का नाम था इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट स्पेस था, तो आप समझ जाए लोग क्यों नहीं आए थे, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थे सारे, तो वो आए ही नहीं। ये ऐसी ना मेरी लाइंस होती हैं जो कि मैं कर रहा होता हूँ। आई हेयर अ इंडियन आर्टिस्ट, उनका नाम है राकेश तिवारी। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग करते हैं, बहुत लोकल वे में। मुंबई और उनका वो वाला सीन है, मुंबई पुणे और ये सारा, बट इन अ वे जैसे वो बहुत मेटाफोरिकली और जैसे स्ट्रक्चर के लिहाज से भी चल रहे होंगे। कि फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने अपनी कहानी अपने फादर के ऊपर की थी, तो वो फादर के ऊपर जो थी ना, कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, मुझे सिखाया क्यों नहीं। इट इज़ समथिंग जो कि बहुत अगेंस्ट स्टोरी, बहुत सादी सी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। बुक्स तो खैर बहुत सारी ही होती हैं। जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी थी मनीज़ा नकवी की। इट वाज ऑल अबाउट कराची, कि वो वाशिंगटन में रहती होती हैं, फिर वो यहाँ आती हैं एंड देन कराची को डेवलप करते हैं। कराची में वो एक बुक स्टोर अपना पूरा उसको रिकन्स्ट्रक्ट करती हैं। अगेन जो कोई भी मैं बुक पढ़ता हूँ ना, मैं उसकी डेप्थ पे बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा एक फोकस होता है, आपने जो भी सुना होगा उसमें मैं सब कॉन्टिनेंट, ईरान, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। मुझसे भाई की बुक्स पढ़ी नहीं जाती, रिलेट नहीं कर पाता मैं, या इवन कोई सीरीज़ भी होती है ना, तो मुझे होता है नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टोरी टेलर, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आएगी वेस्टर्न में ये बात होती है, मैं रिलेटेबिलिटी नहीं है। और जब भी मेरी कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है ना, तो पहले तो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ना हेसिटेंट हो रहे थे, भाई ये पाकिस्तानी बंदा हमें बताएगा। तो मैं उसको बोलता हूँ, वो कहते हैं आप कंफर्टेबल कैसे करते हो लोगों को। तो मैंने कहा मेरा तरीका कंफर्टेबल करने का ये है कि मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं खुद कितना हाईली अनकंफर्टेबल इंसान हूँ। तो वो कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरा नाम ऐसा है ना, तो हर बंदा मुझसे बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो दे वुड लाफ एंड दे वुड बी लाइक कि अच्छा तो आप। और मैंने कहा मैं इतने अनहील्ड प्रॉब्लम से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 6-7 साल का था जब ये 2001 का ही वाक़या हुआ। तो मुझे याद है मैं अपने अम्मी अब्बू के पास जाके पूछा था ये उसामा कौन है, मेरा नाम क्यों आ रहा है टीवी पे, ये हटाएं, ये क्या सीन है। फिर क्लास में गया तो हर बंदे ने बोला। तो मैंने कहा जितना मैं रेसिज्म का और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हूँ, तो उस दुनिया में कोई नहीं होगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड मोर। अब आप मुझे 10 चीज़ें भी बोलेंगे ना, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो उनको एक रिलेटिबिलिटी आ जाती है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि मेरा एक वो फन फैक्टर, और फिर उसकी जो उतराव है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आई थिंक आई एम अ वेरी मिलेनियल पर्सन। सो गानों में स्ट्रिंग्स हो, नूरी हो, ईपी हो, ये जो हमारे इनमें बहुत ज़्यादा ना मुझे डेप्थ नज़र आती है कंटेंट में, कि कोई ऐसी बात कर देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि क्यों उठाया था, क्यों गिराया था, इसकी कोई तो वजह होगी। जैसे एक कोक स्टूडियो का गाना था साई रात जागा, सीज़न 2 में आया था, उसमें वो गाना उन्होंने गिराया फिर उठाया। तो इट्स लाइक ओके, कुछ तो बात है। तो वो एक साइंस है, कुछ तो साइंस है इसकी। सो दैट इज समथिंग। इसमें कंफर्टेबल करने वाली बात में ना, यू हैव टू बी वल्नरेबल एज मच एज पॉसिबल। और वो मैंने यही नोट किया है कि बहुत दफ़ा शाहरुख खान या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड में काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना ही मजाक उड़ाते हैं। अभी जो शाहरुख खान के बेटे ने सीरीज़ बनाई है, उसमें बेसिकली अपने ही स्पूफ बनाया है सब लोगों ने, और अपना ही मजाक उड़ाया है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सुपर पावर होती है कि यार आदमी अगर अपना मजाक खुद उड़ा सकता है ना, तो किसी का बाप भी उड़ा ले उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार उसकी ईगो हर्ट नहीं हो रही है, उसको खुद पता है कि उसके साथ क्या मसले हैं।
मतलब IFA अवार्ड्स के मैंने कई इन लोगों के वो देखे, हॉलीवुड में भी काफ़ी सारे लोग देखे कि भाई वहाँ आके अपनी फ्लॉप फिल्मों के बारे में खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सुपर पावर होती है कि सामने वाला भी बोलता है कि हाँ यार ये हम ही जैसा है, तो आप रिलेटेबिलिटी आ जाती है। इसमें वो जुनैद अकरम का है ना कि वो कहते हैं मेरा नाम ही गंजी स्वैग है, तो मुझे क्या गंजा बोलोगे। सही बात है। सही है। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ता है अपने हेड में और अपने फेलियर्स के मुकाबले में, जब जाके आप वल्नरेबल होते हो। दूसरी चीज़, जाकिर खान तो खैर वो जैसे मैंने गैरी वी को वहाँ का, यहाँ जाकिर खान है, और वो तो हर पाकिस्तान और इंडिया में हर बंदे को उसने इंस्पायर किया। तो वो पॉडकास्ट मुझे याद है, पूछती है ना कि आपने किस तरह करते हो आप, क्योंकि आपके पास लोग हंसने को आते हैं लेकिन आप रुलाते इस तरह हो कि इंसान को पता ही नहीं चलता व्हाट डिड आई साइन अप फॉर, और यहाँ आके मैं रो भी गया। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा मेरा तरीका ऐसा है कि मैं सबको पहले बुलाता हूँ, सही, सबको कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ देता हूँ जो सब चाहते हैं कि जब सब आ गए, अब आ गए ना, अब उसके बाद मैं अपना फिर पैंतरा खोलता हूँ कि मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा था। तो उसमें इतनी खूबसूरत स्टोरीज आती हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं, और सोशल इश्यूज़ पे इतनी खूबसूरती से बात कर लेता है। फॉर एग्जांपल लिमिटर लगाना, हमारे पास बहुत दफ़ा क्या होता है, हम लिहाज करते करते लिमिट्स लगाना भूल जाते हैं कि आप दो, और जब ज़्यादा मांगे सामने वाला तो इंगेज करना बंद कर दो। यहाँ पे हो गई आपकी एक सोशल बाउंड्री आ जाती है, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे बहन भाई हों, चाहे बीवी या हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हों, हर किसी की अपनी पर्सनल बाउंड्री होती है। तो वो बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार उसने कहा कि यार इसका मतलब है कि सामने वाले को आपने एक हेल्पलेसनेस का शिकार कर दिया है, अब वो डिपेंड करने लगा है आप पे, तो आपको कहीं ना कहीं लिमिटर लगाना है कि यार मेरी इतनी वक्त थी, इससे आगे मेरी पर्सनल बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, तो लिमिटर लगाना बड़ा ज़रूरी है। और एक उसने बड़ी खूबसूरत बात उसने कहा था कि यार जब मुझे किसी ने चमाट मारा था, हाँ, जब आपको थप्पड़ पड़ता है ना तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो नीचे हो के आदमी अपने बाल संवारता है, दूसरा ये होता है आंखों में देखता है सामने वाले के। तो बोलता है मैं हमेशा वो बच्चा रहा हूँ जो उसके चमाट खाया है तो उसने नीचे देख के अपने बाल संवारे सिर्फ, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जो पीछे से आ सकता है। लेकिन मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ जो इस बंदे की सपोर्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा बंदा थप्पड़ खाए तो वो आंखों में डाल के आके उसके बात करे, क्योंकि उसको पता हो मैं उसके पीछे हूँ। दिस एक्चुअली अप्लाइज टू पेरेंटिंग, टू द बिगर सिबलिंग्स, टू द आपके एल्डर सिबलिंग्स भी हो गए, आपके माँ बाप हो गए, कोई भी ऐसा गार्जियन हो गया जो आपके पीछे होता है ना, जहाँ पे आप डट के बोलते हैं यार मेरे पास सपोर्ट है पीछे। हमारे रिलेशनशिप में हाँ, इसमें एक रिलेटेबिलिटी जो जाकिर खान वाली है ना, मुझे लगता है जाकिर खान का ना एक बात थी और वो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डाली, और वो ये कि वो ना आसपास लोगों को बहुत देखते हैं। और मेरा कोई 2 से 3 साल मेरा जो घर है और ऑफिस में 35 किलोमीटर का डिफरेंस है। इस्लामाबाद के और 35 और कराची के 35 किलोमीटर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट वो भी 1.5 घंटे का रास्ता होता था। तो मैं बाइक पे ना बैठ के ना लटक के ना हर गाड़ी को देखता था, और मैं देखता था ये बंदा क्या सोच रहा होगा, ठीक है। और ये आदत मेरे बड़े भाई ने भी डाली थी मुझ में कि लोगों को ना देखो और सोचो कि वो ये क्या सोच रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, उसका हाथ टाइट है, उसकी उंगलियां ऐसे हैं, वो गर्दन पीछे झुका के बैठा हुआ है। तो मे भी तुम बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे, फिर साइकोलॉजी भी पढ़ ली तो और एडिशन हो गया उसमें। तो जब भी जाकिर खान वाली चीज़ देखी ना, तो मैं बाइक पे बैठ के ना हर बंदे को नोट करता हूँ कि अच्छा ये सोच रहा है, इसकी कहानी को मैं ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये क्यों कर रहा है ये। चाहे अगर अब फिर जब बड़े मसले आते हैं तो फिर आप कहते हैं यार सवात में वो जो लोग खड़े हुए थे और पानी आ गया था तो वो कितना चिल्लाए होंगे, जितना, तो यू कैन स्टार्ट रिलेटिंग विद इट। ऐसी एग्जांपल ये कि अभी मैं कराची आया हूँ और मेरी हर जगह पे इनड्राइव का बहुत इस्तेमाल है, मैं हर चीज़ में इनड्राइव इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की और मैं सुबह अपने इन-लॉज़ को भी बता रहा था, मैंने कहा कंप्लीट मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इस्लामाबाद में कभी भी किसी इंसान को टिप मांगते हुए नहीं देखा, और यहाँ पे 110% मुझसे बंदे टिप्स मांग रहे हैं। अगर वो उन्होंने 1 किलोमीटर भी आगे छोड़ा तो कहेंगे पैसे दें। अब मैंने कहा ये क्या वजह है, मतलब ये तो गड़बड़ है, मतलब व्हाई इज दैट हैपनिंग, राइट। अच्छा, क्योंकि मैं साथ साथ अपना लैपटॉप भी निकाल के काम भी कर रहा होता हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूँ। तो फिर मैं देख रहा हूँ वो टिप मांग रहे हैं आप। अच्छा, एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैं गया सिंधी मुस्लिम में, जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा सर ये आपका कार्ड चार्ज हो गया तो टिप भी डाल दें इसमें। वैसे ये मुझे खुद देनी चाहिए ना, और ये चीज़ मैंने कभी भी इस्लामाबाद में नहीं नोटिस की। तो दैट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और फिर मैं ये सोचने लगा कि यहाँ पे एक जो कंपटीशन है ना कि आपको अगला निकाल देगा, तो यू हैव टू अर्न मोर, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना, उन चैलेंजेस की वजह से या तो लोग का कोपिंग मैकेनिज्म ये बन जाता है ना एब्सोल्युटली यार कि बिलीफ सिस्टम में सब ठीक हो जाएगा, बेहतरी के लिए हुआ है। जब इस हदर में हुआ है लोगों ने आदत डाल दिया बेहतरी की वजह से ठीक हो जाएगा। बट एक को होता है यार बेहतरी से तो काम नहीं चल रहा, हमें कुछ करना पड़ेगा ऊपर से। और मुझे ऐसा लगा कि इतनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे है, उसकी बेसिस पे लोग ये काम कर रहे हैं। 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, 150 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा इनकी ज़िंदगी में,
बट फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहते हो नहीं, ये ज़्यादा बन जाता है. सही बात. सो प्रोबेबली जो वजह है वो ये कि यहाँ बेसुकूनी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, और ख़ासतौर पे लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बट कंपेयर टू अगर मैं इस्लामाबाद करते हैं तो इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं होता ना, लोगों के पास वो शाह फैसल में जाके बैठ जाते हैं कि कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें उठाएगा नहीं, कोई चोरी नहीं होगी. सो दैट बेसुकूनी इज़ द को रिलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टिप मांगना. अभी मेरी बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी. ऐसी कई सारी ऑब्जर्वेशंस जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हमें डालनी चाहिए, बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए. अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी और वो ये थी कि मैंने कहा कि भाभी मेरी कहती हैं कि जो अल्लाह आपको आपके नसीब बड़े करें और तुम्हें कपड़े पुराना करना नसीब. मैंने कहा ये बात उन्होंने मुझसे कोई 2-3 साल पहले गई थी और पता नहीं क्यों मेरे जहन में उस वक्त आई. मैंने वीडियो बनाई, मैंने डाल दी कि, और फिर मैंने उसका एक कंक्लूजन बताया. फिर मैं सोचने लगा कि ऐसी वो बहुत सारी बातें करती हैं लेकिन ये मुझे क्यों हिट की, क्योंकि होता है ना कि ये चीज़ मेरे खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की. तो ये जो ऑब्जर्वेशनल वाला पार्ट है ना, ये हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप दूसरे रोल में आ जाते हैं. अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चाहे आप वो एज अ पेशेंट कर रहे हो, चाहे एज अ एम्प्लॉई कर रहे हो. अब जैसे मैं कुछ अर्से पहले अपने डिपार्टमेंट का हेड हुआ, सो अब हमारे ऑफिस में कोई ऑपरेशनल इशू आता है ना HR का, तो मुझे आके सारे एम्प्लॉइज़ कहते हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं कि उसामा भाई देखें क्या. अब मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि उस कंपनी में मैंने 5 साल लगा चुका हूँ और अब मैं हेड हूँ, तो अब मैं CEO को डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूँ. तो अब ना लोग मुझे आके कहते हैं उसामा भाई देखें छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं मिले. तो अब मैं समहाउ सबकॉन्शियसली CEO का साइड दे के बात कर रहा होता हूँ कि यार तुम लोग देखो भी तो यार, तुम लोगों के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करती है, तो अगर वो कश्मीर डे को बुला रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे ना. सो द थिंग इज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. चाहे वो बुक में हो, चाहे वो चाय में हो, चाहे आपको लोगों के चेहरे पर पढ़ रहे होते हो आप. वो यूँ क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला होगा. और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप उससे रिलेट करो, ऐसा नहीं है. एम्पैथी में अपनी पूरी स्पिरिट को उठाओ, एक मग्गे में डालो और फेंक दो और फिर उसकी कहानी में जाओ. अब जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं फिटनेस का कोच हूँ. मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं इस्लामाबाद की सर्दियों को एंजॉय करके आ रहा हूँ. मैं ये नहीं सोच सकता. टू बी इन देयर शूज. एग्जैक्टली इन देयर शूज. और दूसरी बात ये कि क्यूरियोसिटी वाली तुमने बात की ना, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है. अदरवाइज आप क्रिएटिव हो नहीं सकते. आपको क्रिएटिविटी का बड़ा खूबसूरत मैंने कहीं पढ़ा था, क्रिएटिविटी इज़ नथिंग बट कनेक्शन. आपको सिर्फ इररेलेवेंट चीज़ों को रेलेवेंस देनी है, कनेक्शंस बनाने हैं, डॉट्स कनेक्ट करने हैं, जब कहीं जाके आप क्रिएटिव हो जाते हो. तो उसके लिए आपको क्यूरियस भी होना है. कोई नई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने अली अब्दाल के पॉडकास्ट पे देखा था कि अली अब्दाल के पॉडकास्ट पे कोई आया हुआ था राइटर, तो उसने अली अब्दाल से कहा कि वाई आर यू डिफरेंट, यू आर डॉक्टर, तुमने डॉक्टरी पढ़ानी शुरू की, लोगों को सब कुछ किया, ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम प्रोडक्टिविटी पे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट क्रिएशन पे आ गए. तो यू आर अ डॉक्टर हु नोज द साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कंटेंट क्रिएशन. तो ये जो जंक्चर है ना डिफरेंट चीज़ों का, इसने तुम्हें कुछ बनाया है, वरना तो डॉक्टर्स बहुत हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो जाहिर है आई एम अ फिटनेस कोच हु हैज़ बीन इनटू कॉर्पोरेट, हु हैज़ बीन अ बिजनेस ग्रेजुएट, सेल्स पर्सन, फैमिली मैन, जो सोशल इशूज़ पे बात करता है. नहीं करते, मैंने उठा के देखा, लोग डरते हैं बात करने में बहुत सारी चीज़ों पे, जहाँ पे मैं भरमला बोल देता हूँ. लोग बहुत दफ़ा मुझसे पूछते हैं क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स नहीं है क्या सोशल मीडिया. मैंने कहा हैं, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग इनफ. तो जब भी यही तो क्रिएट करना है, यही अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करनी है कि अगर मुझे कोई मसला है तो आई कैन वॉइस दैट कंसर्न एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. तो वो जंक्चर ढूंढने बड़े ज़रूरी हैं, और वो जब भी आएंगे जब मैं आपके बारे में क्यूरियस होऊंगा कि यार इसको चीज़ परेशान कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, एक वक्त में मुझे भी की थी. तो यार ये हमारी स्टोरीज़ है, मैंने किस तरह कोप किया था. अब 2 चीज़ें हैं, या मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ यार इस तरह कोप करो, या मैं तुम्हें बता दूँ मैंने किस तरह कोप किया था. अब तुम रिलेशनशिप खुद बनाओ कि यार कैसे इसने किया था, इसके पास क्या फिर एडवांटेज था, क्या फिर एडवांटेज था. तो ये तो आपको बताने से होता है ना, या क्यूरियस होने से होगा, और उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है. तो भाई बड़ी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रही. और ये तो मेरा ख्याल से चलती रहेगी. ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है. कहते हैं ना कि एक तो सोशल इशूज़ और दूसरा ये स्टोरी टेलिंग. स्टोरीज तो इतनी है कि हद नहीं है. लेकिन यह है कि जाते जाते एक सवाल जो हमेशा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए, वो रिलेशनशिप के हवाले से. और ज़ाहिर है यू हैव बीन मैरिड माशाल्लाह, हैप्पीली मैरिड. तुम्हारी वाइफ भी हमारा कंटेंट देखती हैं, और तुम लोग माशाल्लाह, तुम लोगों का दोस्ती का एलिमेंट मैंने खुद देखा है. तो अपनी सारी जर्नी में, स्टोरी टेलिंग में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तुमने कौन सी ऐसी चीज़ें 2-3 पल्लू से बांध ली हैं कि यार ये अगर हर कोई कर लेना तो हर किसी का रिलेशनशिप तो कम से कम सफल हो सकता है.
व्हाट अबाउट दैट? सबसे पहले तो ये बहुत मज़े का टॉपिक है और मैं इस पर बहुत कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ. आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, एक तो अगर कोई रिलेशनशिप में जा रहा है ना, वैल्यू ड्रिवन पर्सन, ठीक है, आपकी कितनी उसके साथ वैल्यू कंबाइन करती हैं, कनेक्ट करती हैं. इंटरेस्ट आगे पीछे हो सकते हैं, वैल्यूज़ नहीं हो सकते. सही बात. सबसे पहली चीज़ तो ये वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए आपकी. दूसरा ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा और मेरी बेगम का, हम एक दूसरे को स्पाउस नहीं समझते. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ईच अदर. वो मुझे अपनी मेडिकल की इतनी मुश्किल चीज़ें ऐसे बता रही होती है जैसे मैं अगला उसका कोई कंसल्टेंट हो और वो मसला मैं हल कर दूँगा. और अभी भी मैं आ रहा था, उसने मुझे लिटरली जब मैं इंटरव्यू में बैठने लगा उसने कहा तुम बात क्या करोगे. मैंने बताया था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन और ये बात किसी को भी नहीं पता थी. एंड उस वही क्यूरियोसिटी वाली बात, हमें एक दूसरे के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी होती है और हम लोगों को ना होता है यार हमें जानना है एक दूसरे के बारे में. जबकि मैं इतनी लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, लेकिन वो होता है ना सिर्फ द ओनली वन दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू टेल इज हर्स. सही बात कि यार उसकी उस निकालनी है, उससे पूछना है, उसके साथ बैठ के बताना है, क्योंकि अच्छा तुम्हारे उसमें क्या हुआ था, अच्छा तुम्हारे उसमें क्या हुआ था, डे टू डे ना अपडेट लेना है. और वो इसलिए नहीं कि वो क्या कर रही थी, वो क्या हो रहा है, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि टू अंडरस्टैंड हर पर्सपेक्टिव, क्योंकि शी इज़ अ सर्जन. और जब वो घर आती है ना तो उनकी हालत बहुत टाइट होती है. तो मैं उनसे पूछता हूँ, उनके इमोशंस देख के कहता हूँ अच्छा किससे फटा करके आई हो, क्या किया था, अच्छा बताओ. फिर वो बताती हैं कि ये हुआ, सिस्टम में ये फ्लॉ थे, ये था, वो था. सो बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड. अब बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है उनको तंग भी आपने करना है, उनको छेड़ना भी आपने है, उनके साथ प्लानिंग भी आप ही नहीं करनी है, उनके साथ रोना धोना भी आप ही नहीं करना है. तो बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड. चौथी चीज़ जो मुझे लगता है, सेलिब्रेट ईच अदर्स डेज. डेज का मतलब ये है कि एक दिन बनाए जो महीने में आपने मनाने ही मनाना है. और वो आइडियली सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अगर आपकी शादी की जो तारीख है ना उसको आप हर महीने मनाएं. उससे होगा ये कि नंबर वन इज़ कि अकाउंटेबिलिटी आएगी कि आपने ही करना है. और अगर आपने नहीं किया तो क्या गड़बड़ थी. नंबर वन मेंटल प्रॉब्लम था, कोई फिजिकल प्रॉब्लम था, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था. दूसरा अगर वो नहीं होता तो यू नीड टू कॉम्पनसेट फॉर इट, राइट. बड़ा या छोटा कॉम्पनसेट करना है. उस तारीख से फ़ायदा ये होता है आप मंथली पूरी रेगुलेशन करते हैं. आपको पता होता है यार इस मंथ में तुमने क्या अचीव किया, मैंने क्या अचीव किया, हमने क्या अचीव किया. चौथी चीज़ चैलेंजेस क्या थे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पे मेरी बहन की शादी आई और वो टफ मंथ था इन टर्म्स ऑफ उसकी ड्यूटीज़ भी टफ थी, मेरी भी बहुत ड्यूटी थी और हमारे घर में सब लोगों ने आना था. सो आई वुड एक्नॉलेज कि देखो ये टफ था और ये चीज़ थी और तुम्हारी सर्जरी वाला पार्ट भी बहुत मुश्किल था. जब तुम घर आई होगी ना तुम्हें अपनी एक हैट उतार के फ़ौरन दूसरी वाली हैट पहननी पड़ती होगी, तो मैं वैलिडेशन का तो मौका ही नहीं मिला. सो फिर उसके वजह से वो शी वुड बी कम्फर्टेबल. बट अगर ये बात मैं एनिवर्सरी पे करूँगा तो वो या तो वो दिल में कहीं फंस चुकी होगी या वो निकल नहीं पाएगी. ऐसे वी ट्राई कि हम लोग, और ये मैंने भी कहीं सीखा होगा आई एम श्योर, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, सेलिब्रेट दैट डे. बार बार अपने आप को बोलें 32 मंथ्स हो गए, 30 हो गए, 100 हो गए, 120 मंथ्स हो गए, बट इट्स फाइन. हमारे यहाँ इतना ये कॉमन है ना कि आप इन चीज़ों पर छोड़ देते हो. और फिर आई लिटरली हम लोगों ने ना एक कैलेंडर बनाया. उस कैलेंडर में हमारा ना जैसे हमारे ऑफिस की चीज़ें होती हैं, तो मेरा और बेगम का जो है ना कैलेंडर बना हुआ है. उस कैलेंडर में कोई जैसे उसका कॉल डे, शी इज़ अ सर्जन लाइक आई सेड, उसका वो कॉल डे लिखा हुआ है कि इसका कॉल डे, फिर इस दिन हमने की हमारी ये कमिटमेंट, इस दिन ये, तो उससे ये भी हो रहा है कि टाइमली मैनेजमेंट हो रही है. ऐसा ना हो कि क्लैश आ जाए. और लास्टली ये कि जब मैं खुद एक डॉक्टर से शादी कर रहा था तो मुझे पता था कि यार ये बंदी 30% ऑफ माई लाइफ ये नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा. हमने एस्टिमेशन लगाई थी ऑफ द लास्ट ईयर, तो आउट ऑफ 365 डेज शी हैड 100 डेज ऑफ हर कॉल्स. तो वो 1/3 तो वो थी नहीं घर पे. और जो 2/3 थी उसमें 1/3 तो इमोशनली ओवरवेलम्ड होगी पिछले 1.5 की वजह से. तो जो 1/3 है उसमें कभी वो ट्रैवल कर रही होगी, कभी वो घर पे होगी, कभी शादी के कहीं भागम दौड़ होगी. तो इट्स लाइक 0.5 ऑफ द 3.5 की वजह से जो इसकी अवेलेबिलिटी हम उसको चैरिश करेंगे. सो वो जो पूरा एस्पेक्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा चैरिश करना है. सो अगेन जो वो डे आता है ना उस पर टॉक अबाउट द रेगुलेशन पार्ट. और अमूमन जब जैसे आपकी एनिवर्सरी आती है ना, थिंक बिग, प्लान बिग, इसमें ये कर लेते हैं. ऐसा कोई बड़े गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, छोटी चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं. सो ऐसी चीज़ें ना आप बार बार सोचते रहते हो कि यार अच्छा हमने ये करना है, अच्छा ये नहीं हुआ था, ये कर लेंगे. एंड इट कुड बी अ कुल्फ़ी आइसक्रीम, इट कुड बी अ चाय, इट कुड बी अ ढाबा, यू नो कुछ भी. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ढाबे हो जाए, तो मेरी बेगम कहती थोड़ा खर्चा कर लेते हैं. तो ये वाली चीज़ है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलीजियस हो,
चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो. फाइनेंशियल में जैसे हम दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं. इनफैक्ट मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि आपका वो पॉडकास्ट देखा. मैंने कहा वो बहुत अच्छी बात होती है सुनना, तो अब वो भी सुन रही होती हैं, फिर वो मुझे बता रही होती है कि तुम ये वाला सुनना. सो द आइडिया है कि फिर रिलीजियस में जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मदद कर दी और ये बात किसी को नहीं बताई, तो मुझे कभी कभी अजीब सा लग रहा था. वो हदीस भी है ना कि ऐसी मदद करो कि सीधे हाथ को करो तो उल्टे हाथ को ना बचो. तो मैं सोचता हूँ यार अब बेगम को बता दिया तो मसला हो गया, तो उल्टे हाथ को तो नहीं बताना था, अब क्या करें. तो फिर मैं कहता हूँ बेगम ही सीधा हाथ है जाने देते हैं, क्योंकि उसको बता के ना एक फुलफिलमेंट फील होगी. सो यू नो थिंक वैल्यूज अलाइंड है ना, वैल्यूज अलाइंड है तो आप सब कुछ अलाइंड है. क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो. मैंने भी लास्ट पॉडकास्ट में भी आए हुए थे ये जोफिशा और हसीब भाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने बेगम से कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है. बेगम ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो मैंने कहा यार मेरे साथ भी यही. मैंने कहा जिस दिन मैंने बेगम से कहा था उसने तुन फुन नहीं की, उसने कहा कि ठीक है यू कैन डू बेटर, आई नो, डू इट. वैल्यूज अलाइन थी ना. तो इसलिए होता है कुछ भी चीज़ होती है क्योंकि मुझे ही पता है कि वो आपका ना सिक्योरिटी सिस्टम है. बहुत दफ़ा आप कभी कोई फीमेल इंटरेक्शन हो रही है, कोई बात आप कर रहे हो, मुझे कभी कभी हैरत होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैसेज पे बात कर रहा हूँ या फ़ोन कॉल हो रही है, कुछ हो रही है, तो हल्की सी इंडिकेशन आपको बेगम से मिल जाती है कि थोड़ा सा संभल के बात करना है यहाँ पे, मुझे कुछ फिशी लग रहा है. बीइंग अ मेल आपको नहीं पता, आप तो अपने तरीके बह रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ आपको लग रहा है, हेल्प कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन ख़वातीन में होता है एक सेंस होता है जहाँ वो पहचान जाती हैं कि यार कहाँ थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा वो करना चाहिए. यासिर भाई के साथ भी सना इस तरह करती हैं, तो यासिर भाई बोलता है कि पहले मैं अप्रूव करवाता हूँ भाई कि सब सही है सब नहीं. तो ये दोस्ती से ही हो सकता है ना. अगर मैं उसको दोस्ती नहीं समझूंगा, मैं उसको ये समझूंगा कि यार ये मेरी वो इंडिपेंडेंस को सेल्फ कर रही है या मैं फ्री नहीं हूँ, तो फ़ायदा क्या है. तो इसका मतलब है मेरी वैल्यूज़ ही अलाइन नहीं है. मेरी वैल्यूज़ इस तरफ जा रही हैं, बेगम की वैल्यूज़ इस तरफ है. तो जब आप अलाइंड होते हो तो आप खुल के सारी बातें कर लेते हो, बिकॉज यू कैन बी योर सेल्फ. यू डोंट गो टू योर होम, यू गो टू योर सम पर्सन व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क. ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जिसमें मैं भी बात करता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ यार इसका प्रचार करते रहें, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर आप उस बंदी से दोस्ती नहीं कर सकते जिसके साथ सोना गाना है, जिसके साथ उठना बैठना है, जो अल्लाह ताला ने आपका लिबास उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो जिंदगी में किससे दोस्ती करोगे. ऐसा ही कर ही क्या रहे हो जिंदगी में तुम्हारा मकसद ही क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका है. एक एस्पेक्ट इसमें ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि यू नो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये जॉब है, हमारी ये जॉब है. मुझे लोग पूछते हैं कि तो मेरी ये जॉब है, मैं पढ़ाता भी था, मैं बुलंद भी कर, तो कहते हैं अच्छा आप 3 जॉब करें. मैंने कहा नहीं मैं 3 नहीं 4 कर रहा हूँ. कहते हैं क्यों. मैंने कहा बीइंग अ हस्बैंड इज ऑल्सो अ जॉब. हमें लगता है हम थके हार आएंगे, वो जूते उतारेंगे, ये करेंगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. हमने उनको भी निभाना, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द टाइम एज वेल. हमारे महीने के 10 दिन या 3 दिन या 4 दिन उनके लिए डेडिकेटेड होने चाहिए. अगर दिन में 4 घंटे तो हम उससे एटलीस्ट बात तो कर सकें. तो अब मुझे होता है जब मैं घर आता हूँ ना और मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, मैं खाना बनाऊंगा उनके लिए आज. शी वुड फील नाइस. अम्मी मेरे बार रिकॉर्ड लगाती हैं, तो मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया था. लेकिन ये कि मुझे होता है जब वो घर आएगी ना सर्जरी करके और उसका बहुत बुरा सीन होगा, हालत टाइट होगी, और वो देखेगी कि एक लड़के ने खुद भी वो थका हुआ है, वो भी एक स्टार्टअप चला रहा है, काम चला रहा है, कैनवा भी होगा, मीटिंग भी चल रही होगी, बट हम निहारी बैठ के यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे, तो उसको होगा यार इसने मेरे लिए एफर्ट किए ऐसे, और वो एफर्ट फिर कहीं और काम आएगी. सो जब अगेन लाइक आई मेंशन्ड कि आपको ये एब्सोल्युटली एज अ 4th जॉब लेके चलने हैं. आप अपनी जॉब में बॉस से कैसे बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वाइफ के सामने हमारा चूपा निकल आती है. इंसान का दिल और दिमाग बेसिकली इसी तरह काम करता है. मुझे एग्जांपल बताओ, मतलब क्रिएट करो चीज़ें, मैं उसको फॉलो करना शुरू करता हूँ. मुझे बोलते रहोगे, मैं थोड़ी आपकी औलाद नहीं कर सकती. मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर फिटनेस में नहीं हूँ और मैं बोलूँ यार ये करो, अब मुझे कम से कम उनको बोलने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट डू इट एंड दे आर कंपेल्ड टू डू इट. वो नहीं करेंगे तो वो लेगेसी को वो नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स ये सीन है. ऑफ कोर्स. चलो यार उसामा, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, और बड़ा मज़ा आया. तो अगली दफ़ा कराची आओ तो नई स्टोरीज़ के साथ आना क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि हमने क्लोजर नहीं किया है. बहुत सारी चीज़ें जो और हो सकती हैं, तो इसको अगली दफ़ा थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कोई अच्छा पार्ट लगाओ. वैसे तो हमारे पॉडकास्ट इतने लंबे लंबे होते हैं कि उसके जो टिडबिट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलते हैं. काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को देखा, आप वहाँ से फिर घूम फिर के पॉडकास्ट पे आते हैं कि यार ये 2-3 रील्स में बड़ी अच्छी बात हुई है, पॉडकास्ट में कितनी अच्छी बात हुई होगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ी राय से आगाह करें ताकि हम चीज़ों को स्पेसिफाई करें, और कुछ ऐसी स्टोरीज जो आप सुनना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में. आई एम श्योर ही कैन टॉक अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स. बाकी अगली दफ़ा बेगम को भी लेकर आना, इंशाल्लाह हम 3 का पॉडकास्ट करेंगे. जब उनकी स्टोरीज निकलेंगे तो पता लगेगा तुम कितना सच बोल रहे हो. इंशाल्लाह. चलो इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड तक इजाज़त दें मुझे और सामा को. खुदा हाफिज़.